अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं अशफाक के साथ सिप्ती। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और इस नए हफ्ते का आगाज़ किसी पॉजिटिव नोट पे करेंगे, उस पॉजिटिव नोट पर जिसकी तलाश में हम भी हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो बिजली बनाने का महकमा है और उसके साथ मौजूद जो बाकी तमाम तर लोग हैं, जो अवामिल हैं हमें लोड शेडिंग के अजाब में डालने वाले, अल्लाह उनके हाल में बेहतरी करे। आप यकीन कीजिए मदिया, यानी कि बारिश का एक छींटा नहीं, मतलब लिटरली ऐसी बूंदें कि जो चेहरे पे पड़ें और उसके बाद भस्म हो जाएं या गायब हो जाएं, और उसके वजह से बिजली का जाना और 12 बजे से लेके 3:15 बजे तक लाइट का ना होना। सबसे मजे की बात पता क्या है, हमने अलमिया है। अच्छा, ये तो अलमिया है, लेकिन जिसमें मजे की बात वो ये, मुझे ना पिछले हफ्ते में इस वीकेंड पे इतने लोगों ने मैसेज किया कि वो जो आपने मौसम की बात बताई थी वो बारिश किधर है। हमने तो छाता रेडी कर लिए, हमने जो है वो स्टैंड बाय चीजें हैं, वो जो चार्जर्स वगैरह, मैंने आपकी बात पे भरोसा कर लिया मदिया, सब चीजें चार्ज वगैरह करनी। वो लाइट और वो कहते हैं जो बारिश वो किधर गई, वो किधर की बारिश, हम भी अभी तक वही ढूंढ रहे हैं। सरदार सरफराज साहब का किसी टीवी चैनल पे मैं देख रहा था, वो बोल रहे थे कि वो समुंदर की तरफ चला गया। क्या बात है यार, ये है हमारी किस्मत। मेरे ख्याल में हम इतने रोते हैं, हमारा रोना इतना होता है कि उसकी वजह से बारिश भी परेशान हो जाती है कि अगर मैं यहाँ पर बरसी, और बादल कहते हैं अगर मैं इस शहर पे बरसा तो फिर न जाने क्या होगा। बादलों को हम पे तरस आ गया, उनको होता है वाकई अगर हम यहाँ पे मैं बरसूंगा तो ये शहर कायद के लोग तो ऑलरेडी बड़े परेशान हैं, क्या करें। लेकिन हमें होता है थोड़ी बहुत गर्मी से हमें अफाका हो जाए। लेकिन जहाँ लोग परेशान होते हैं वहाँ पर लोग एंजॉय भी करते हैं मदिया। आपने देखा नहीं, अरबाब चांडियो अक्सर हमें दिखा रहे होते हैं कि कैसे लोग जाके मनचले सड़कों पर, लाहौर में सही मनचले गा रहे होते हैं। लाहौर में तो जाहिर है कि वहाँ पर पता है कि पानी ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा पानी आता है तो वो उतर भी जाता है। यहाँ पर मसला ये है कि पानी आता है तो फिर जाता अपनी मर्जी से। लेकिन होगी बारिश, आज होगी बारिश। कराची वालों बस कर दें मदिया, बारिश के लिए तैयार हो जाए। मेरे ख्याल थोड़ी बहुत बारिश होगी, मैं कहती हूँ अल्लाह मियां इतनी बारिश जरूर हो कि हम इसको एंजॉय कर सकें, अच्छी अच्छी पिक्चर्स हम लोग डाल सकें। हमारी छोटी छोटी ये खुशियाँ हैं, छोटी मोटी बारिश हो जाएगी तो क्या चला जाएगा। हाँ, टॉप स्टोरी। ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी, मवेशी मंडियों में भाव ताव तेज हो गए। महंगाई के सताए शहरियों को खरीदारी में भी परेशानी का सामना। सस्ते जानवरों की तलाश का सिलसिला जारी, बकरे गाय की कीमत में मिलने लगे। खरीदारी बढ़ने के बाद मवेशी मंडियों में अवाम को बेवकूफ बनाने का सिलसिला भी जारी। लंपी स्किन के शिकार जानवर भी शहरियों को फरोख्त होने लगे। फ्रॉड व्यापारियों ने नकली दांत लगाकर जानवर फरोख्त कर दिए। शहबाज हुकूमत का ईद उल अज़हा पर कौम के लिए बुरा तोहफा। कौम तैयार हो जाए, लोड शेडिंग ईद पर भी जान नहीं छोड़ेगी। विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर कहते हैं ईद पर लोड शेडिंग खत्म नहीं होगी, कमी आएगी, अगले साल परेशानी नहीं होगी। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मॉनसून बारिश का सिलसिला जारी। कराची में 2 रोज से बादलों के डेरे, कराची वालों का इंतजार शायद आज खत्म हो जाए। जी जनाब, तो ईद आने में रह गए हैं 6 रोज़ बाकी, और साथ साथ हम देख रहे हैं कि अब जो मवेशी मंडी है, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, लाहौर में हो, कराची में हो, कोयटा में, पेशावर में, मुल्क भर में जितनी भी मवेशी मंडी सजी हैं, वहाँ पर जानवरों की अब काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि बहुतात भी होने लग गई है। और अब जो लोग हैं जो मवेशी मंडियों का रुख भी करें, समहाउ वो कह रहे हैं कि जानवर तो बहुत है मवेशी मंडी में, लेकिन हमारी अप्रोच में नहीं है, मतलब हम खरीद नहीं सकते, इतना महंगा जानवर हो गया। वजह यही है कि अब आप जाके पूछें अगर उनसे, तो वो आपको बताएंगे कि हमने इनको दूध खिलाया, हमने इनको शहद दिया, हमने इनको मक्खन दिया, मतलब बादाम, दुनिया जहां की नेमतें गिनवा देंगे कि जी हमने इन जानवरों को खिलाया है, तो बस ये है रेट, आपको लेना है तो लें, नहीं तो अगले चौक में आप सफ़र करें और चले जाएं वहाँ पर। तो मसला सारा यही है। अब लोग बेचारे क्या करें, लोगों ने कुर्बानी करनी है। आपको पता है कि रेट्स क्या चल रहे हैं, मतलब बकरा जो है वो तो गाय की कीमतों पे चला गया है, और स्पेसिफिकली अगर हम कराची की बात करें तो उस मंडी में जो बड़े जानवर हैं उनकी कीमत जो है वो 5 से 50 लाख था। उस दिन बता रहे थे 55 लाख का बैल, 1 करोड़ का भी आया हुआ था भाई।
मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि अब तो आहिस्ता आहिस्ता चक्कर आ गए मुझे सुन के तमाम जो दोबारा से, बैरियर्स प्लीज। हैं, जी जी ऐसे ही है। सचमुच वाले करोड़? जी जी सब कुछ सचमुच वाला 1 करोड़ का एक जानवर? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये अब मैं तो हैरान होता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हो रही हो मैं अपनी आंखों से देखूँ कि पहले क्या करते हैं कि उसके ऊपर कोई टोकन अमाउंट देते हैं कि हाँ जी भाई ये है टोकन अमाउंट, इसके बाद ये 1 अमाउंट जो है वो करोड़ पे का ऑर्डर अमाउंट की है? सूरत में होगा, क्योंकि जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं शायद उसके अंदर भी लिमिट्स होती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो इतने बड़े जानवर पे हाथ रख रहे होते हैं तो उसके बाद उनकी जो ट्रांजैक्शन लिमिट भी बड़ी होती है। और इस पे टैक्स होता है वैसे? ये अब पता नहीं। अब 1 ये भी करोड़ एक का दिलचस्प जानवर। बात है कि जो Can you imagine? व्यापारी हैं वो किस तरीके से मैनेज करते हैं चीज़ों को। बिल्कुल जी। चलें जी अब मुख्तलिफ मंडियों का रुख भी कर लेते हैं। हम कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे अनवर खान, लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे अलमास खान, जबकि पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे अदनान तारिक, और मुल्तान का भी रुख करेंगे। मुल्तान में हमारे साथ मौजूद होंगे मिर्ज़ा अहमद अली। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे लाहौर, जहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अलमास खान, और वहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सूरत हाल। अलमास ये बताइएगा कि जैसे मुल्क भर में हम देख रहे हैं कि मवेशी मंडियाँ सजी हुई हैं, लेकिन लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि भाई जानवर तो बहुत है कुर्बानी का, लेकिन हमारी दस्तरस से बाहर है। और लाहौर के बारे में भी ये कहा जा रहा है क्योंकि लाहौर में लोगों का ज़्यादातर रुझान जो है ना वो बड़े जानवर के बजाय बकरियों पर ज़्यादा होता है। और वो कहते हैं बकरियाँ भी बैलों की सूरत की कीमत में मिल रही है। क्या ऐसा ही है? अब बिल्कुल ऐसा ही है मदिया। ये सूरत हाल ये है कि हम लोग वावेला तो बहुत ज़्यादा करते हैं कि बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। लेकिन कल इतवार का दिन था, ईद से पहले आखिरी इतवार थी, हमने यहाँ पे इतना ज़्यादा रश देखा, इतना ज़्यादा रश देखा। मतलब गाहक जो सुन्नत इब्राहिमी पूरी करना चाहते हैं, अदा करना चाहते हैं, वो बेइंतहा यहाँ पे मार्केट में, ये लाहौर के निवा में शाहपुर कांजरा मंडी है, यहाँ पे बेइंतहा गाहक था। मतलब वो रोना पीटना भी हो रहा था कि बहुत महंगा है, और यहाँ से लेके भी जा रहे थे। दूसरी बात अभी जो आपने की कि टैक्सीज़ यहाँ पे होती हैं, टैक्सीज़ यहाँ पे इतने ज़्यादा हैं कि शायद वो जो यहाँ बकरा बेचने वाला है, जानवर बेचने वाला है, उनको तो शायद नहीं अदा करने पड़ते, लेकिन जो यहाँ से मंडी में एंटर होता है, अच्छा, और मंडी में एंटर होने के बाद वो बकरा, जानवर, गाय, भैंस, ऊँट जो भी है वो लेके ख़रीद के जाता है, तो उसे वहाँ पे एक टैक्स अदा करना पड़ता है जब मंडी से बाहर वापस जा रहा होता है। वो कौन ये मालूम नहीं ये किस चीज़ का टैक्स है, ये किसके पास आता है। लेकिन जब हमने उनसे पूछा तो वो कहते हैं कि जी यहाँ पे ठेका होता है, ठेका बिकता है, ठेका गवर्नमेंट पैसे लेती है, और उसके बाद हम यहाँ पे टैक्स इकट्ठा करते हैं। वो मालूम नहीं वो किस चीज़ का ठेका है। लेकिन अच्छा, यहाँ पे अभी आप और महंगाई की कीमतें हमें बात जरा कर बता रहे दें, थे। बिकॉज पीपल आर एक्साइटेड, इंटरेस्टेड इन नोइंग के क्या रेट्स क्या चल रहे हैं छोटे से छोटे बकरे के, और बड़े से बड़े तो जाहिर है कि स्काई इज द लिमिट फॉर दैट। अशफाक, यहाँ पे सीधा सीधा रेट है। अगर 2000 रुपये किलो का गोश्त मिल रहा है बकरे का, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो अगर गोश्त 1 किलो 2000 रुपये का है तो कितने का वो एक जानवर होगा। अगर वो 30-35 किलो का जानवर है तो इसका मतलब है जानवर तोल के 80,000 रुपये का लाहौर वो में? बकरा यकीनन होगा। मतलब 80,000 रुपया शायद कोई भी तनख्वाहदार बंदा तो नहीं खर्च कर सकता, इसलिए वो जो बछड़े होते हैं, गाय भैंस होती है, उसमें हिस्सा ज़रूर डाल सकता है। उसमें भी हिस्सा डालना महंगा हो चुका है, क्योंकि पिछले सालों में हमने देखा है कि 15 से 16-17 हज़ार रुपये में एक हिस्सा गाय में आप डाल सकते थे। लेकिन आज जो हमने मुख्तलिफ मसाजिद में और मुख्तलिफ जो है जगह जो ये इज्तिमाई कुर्बानियाँ करते हैं, वहाँ पे हमने उनके रेट्स देखे तो वो 25,000 रुपया, 26,000 रुपया एक हिस्से का। मतलब 7 हिस्से होते हैं गाय में और ऊँट में, 7 हिस्से में। और ऊँट का तो खैर सोच ही नहीं सकता ना एक आम बंदा, तो वो बिज़नेस क्लास या जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो ऊँट, क्योंकि वो 3-4-5 लाख से वो शुरू होता है। ठीक है, यकीनन वो आम बंदा नहीं सोच सकता, पेशावर में लेकिन भी हिस्सा उसमें ज़रूर डाल सकता है गाय में। ठीक है, पेशावर से भी रेट्स मालूम करते हैं। अदनान, आप बताइएगा भाई, कोई अच्छी खबर है वहाँ पर मंडी से आवाम के लिए? कोई रेट्स वगैरह मुनासिब हुए हैं वहाँ पर?
जी बिल्कुल, मैं पेशावर रिंग रोड की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये दुम्बों की मंडी है और इसके सामने जो है वो गाय बैल की जो है वो मंडी है। रिंग रोड के दोनों तरफ पे दो बड़ी मंडियाँ हैं। पेशावर की मंडियों में जानवर बहुत ज़्यादा है और कीमतें भी जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। अगर मजमूई तौर पर कीमतों की जाए तो गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का उस वक्त सामना करना पड़ रहा है शहरियों को, जब जो जानवर जो है, जो बैल जो है बआसानी जो है 2 दांता जो है वो 1,10,000 में मिलती थी, वो आज जो है 1,90,000 में जो है वो नहीं मिल रही है। इसी तरह दुम्बों की बात करें तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वाले दुम्बे जो है ये 1,10,000 का एक दुम्बा जो है इसकी डिमांड इन्होंने व्यापारियों ने की है, लेकिन शहरी जो है वो ये नहीं ले रहे। गुज़िश्ता साल ये बासानी 50 और 55,000 में मिल जाता था। यहाँ पे आपको दिखाऊं कि ये छोटे छोटे जो 2 दुम्बे आप देख रहे, अगर कैमरा आपको दिखाए, ये छोटे छोटे 2 दुम्बे जो है ये 70,000 रुपए व्यापारी ने इसकी कीमत मांगी है। 70,000 रुपए ये छोटे छोटे 2 दुम्बे इस मंडी में आए हैं। दुम्बों के बाल जो है वो शेव कर दिए जाए तो पता चलेगा तो बहुत ही नन्हे मुन्ने, इतने नन्हे मुन्ने दुम्बों का 70,000 ले रहे हैं। जी बिल्कुल, इनके 70,000 रुपये इन्होंने एक एक दुम्बे का रेट लगाया। तो इसी तरह देखा जाए ये अगर दुम्बा देखें तो इसकी कीमत भी 1,10,000 से ज़ायद जो है व्यापारी मांग रहा है। तो पेशावर में जो है वो जो स्किन बीमारी के बाद जो है शहरियों का ज़्यादा रुझान जो है वो अब छोटे जानवर की जानिब आ रहा है, लेकिन यहाँ पर छोटे जानवर जो है उसकी कीमतें भी जो आसमान से बातें कर रही है। यहाँ पे व्यापारियों का कहना है कि माल महंगा हो गया है, मजमूई तौर पर महंगाई में इजाफा हुआ है, इस वजह से। अच्छा, मुझे ये बताएं अदनान भाई कि ये जानवर जैसे कराची के हवाले से हम बताते हैं कि भाई यहाँ पर रेट ज़्यादा है, पंजाब से या मुल्तान साइड से जानवर जा रहे हैं। ये जो पेशावर की बड़ी मंडी है जिसमें आप खड़े हैं रिंग रोड के पास, यहाँ पर जानवर कहाँ से आते हैं मोस्टली? जी बिल्कुल, यहाँ पर ज़्यादातर जानवर जो है वो पंजाब से आता है। बड़ा जानवर जो है वो पंजाब से आता है, जनूबी पंजाब से आता है, साहिवाल से आते हैं। इस वजह से इनका यही कहता है कि पंजाब से जानवर जो है उसका रेट ज़्यादा है। छोटा जानवर जो है ये ज़्यादातर बकरे दुम्बे जो है ज़्यादातर जो है वो खैबर पुख्तनख्वा के बलाई अजला से आते हैं और उसके साथ साथ अफगानिस्तान और तुर्की के दुम्बे जो है वो भी यहाँ पे आते हैं। तो अफगानी दुम्बा जो है वो भी यहाँ पे आता है। दुम्बे भी होते हैं। 1 लाख से ज़ायद कोई भी आए तो अपनी जेब में रख के ना आए। तो अदनान भाई जब इम्पोर्टेड दुम्बे होंगे तो फिर कीमत तो ज़्यादा होगी ना भाई, मतलब फिर शिकवा क्यों कर रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे ये भी ये बता रहे हैं कि इम्पोर्टेड चीज़ों की वैसे ही जो है आजकल जो है वो मार्केट है, तो इस वजह से उसी वजह से शायद इम्पोर्टेड दुम्बो जो है उनकी कीमत भी जो है वो बढ़ गई है। शहरी बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान है क्योंकि परेशान होने वाली बात भी है। मतलब 70,000 वाले आपने जो देखे हैं वो दुम्बियाँ हैं, वो तो दुम्बा तो उनको कह ही नहीं सकते। वो छोटे नन्हे मुन्ने जो है वो बच्चे वो घर से वो दुम्बों के लिए आए और उसके बाद 70,000 की कीमत। खैर जी, अब जरा मुल्तान की तरफ भी रुख कर लेते हैं। पहले तो एक चीज़ जो मैं मुल्तान से हमारे नुमाइंदे मिर्ज़ा अहमद अली उनसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि मोस्टली जितने भी सारे जानवर हैं मुल्तान साइड से जाते हैं और फिर जैसे अगर वो कराची आए या पेशावर आए तो वो महंगी कीमत पे फरोख्त होते हैं ट्रांसपोर्टेशन आते वहां से करके, क्योंकि आते वहां से है ना। तो अब ये पूछ लेते हैं कि मुल्तान में क्या सूरत हाल है व्हेन इट कम्स टू द प्राइस ऑफ द जानवर, कुर्बानी का जानवर। और साथ में खड़े हुए जो चारे के बारे में भी इसी से आप अंदाजा कर लें कि रेट्स क्या होंगे जी। और साथ में जो कहा जा रहा है कि चारा जो है वो भी काफी ज्यादा जी महंगा है। मैं आपको अंदाजा करूं कि इंसान की जब नींद पूरी ना हो ना तो उसका क्या हाल होता है। मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ कि आप बात कर रही थी, मैं बात कर रहा था, दरमियान में प्रोड्यूसर साहब ने कुछ फरमाया तो मैंने कहा जी एज इफ आई एम टॉकिंग टू द रिपोर्टर। तो ये हाल है जी। आप देखें कि बिजली ना हो आपके यहाँ और आप मुतासर हो रहे हो और आप जाग रहे हो रात को 4 बजे तक और सुबह आपका शो हो, तो फिर क्या असरात होते हैं। चले तो अच्छा, वैसे ये आपको पता है ये चैलेंज आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक वाले ने, उन्होंने कहा कि सो के दिखाओ। मैंने जी आंखें बंद करनी, एक टेप इधर चिपकानी तो है, दूसरी टेप मैंने चिपकानी है इधर और यूं करके बैठना है। अच्छा बाबा, चलिए जी, हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान से नुमाइंदे मिर्ज़ा अहमद अली। अच्छा मिर्ज़ा, ये बताइएगा कि क्या सिचुएशन है मुल्तान में जानवरों की कीमतों के हवाले से, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि जो मुल्तान साइड से जितने जानवर पेशावर में जाते हैं, कराची में आते हैं, लाहौर में आते हैं, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा बताई जाती है और इसकी रीज़न ये होती है कि जी ट्रांसपोर्टेशन फ़ी हमने इसमें ऐड की है। तो क्या सूरत हाल आप मुल्तान में जानवरों की कीमतों के हवाले से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर से जानवरों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है जिसमें पूरे 7 पंजाब से जानवर यहाँ लाए जाते हैं और यहाँ से जानवर जो है कराची या दीगर बड़ी मंडियों की तरफ चले जाते हैं। इस बार भी जो है जानवरों की बड़ी तादाद दीगर मंडियों में जाने की वजह से यहाँ भी कीमतें जो हैं वो दुगनी और इससे भी ज़्यादा जो हैं वो हाई हैं। अब बात की जाए अगर बड़े जानवरों की, जो बड़ा जानवर पिछली ईद पर 1 लाख तक या 1,10,000 का ख़रीदा जा रहा था वो 1,80,000 से 2,20,000 2,10,000 में जो है मिल रहा है। बारगेनिंग की जो है
वो नौबत आड़ती आने ही नहीं देते, बात सुनने को तैयार नहीं। अगर बात की जाए छोटे जानवरों की, तो छोटे जानवरों की कीमत में भी जो है होशरुबा इजाफा है। एक नॉर्मल बकरा जिसका वजन 15 से 18 किलो तक होगा, वो 35 से 40 हज़ार रुपए जो है उसकी डिमांड की जा रही है। और मतलब जिसके ऊपर 18-15 किलो के बकरा, ये तो बहुत ज्यादा है मिर्जा। जबकि बारगेनिंग जो है वो आड़तियों की जानिब से बिल्कुल नहीं की जा रही। फिक्स रेट यहाँ पर रखे हुए हैं। कल एतवार थी, कल भी हम मंडी में थे, लेकिन यहाँ पर जो है लोगों का रश बिल्कुल नहीं था। बहुत कम तादाद में मुल्तान जानवर मंडी में जो है लोग मौजूद थे, और जितने लोग मौजूद थे सबको एक ही गिला था कि रेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। जबकि व्यापारी हजरात जो है उनका ये कहना था कि यहाँ पर जगह लेने के लिए अलग पैसे हैं, जानवर मंडी में लाने के लिए यहाँ पर अलग चार्ज किया जाता है। जबकि डेली की बुनियाद पर उनको एक पर्ची 100 रुपए की दी जाती है फी जानवर, वो उनको अलग से लेनी पड़ती है। जो नहीं लेता उसको मंडियों से निकाल दिया जाता है। अच्छा ये बताएं मिर्ज़ा अहमद अली के ये जो हम बात कर रहे थे, तो लाहौर से अलमास ने हमें बताया कि भाई वहाँ पर तरह तरह के टैक्सेस लगा दिए गए हैं आवाम पर ना, कि एक तो चलो आपने जानवर ख़रीद दिया, लेट्स से कि आपने 45,000 का या 40,000 का कोई बकरा ख़रीदा, उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन के कुछ देने होंगे, या अपनी गाड़ी में अगर डाल के ले जा सकें, दैट इज़ समथिंग एल्स। फिर किस किस तरह के टैक्सेस हैं जो कि आवाम को देने पड़ते हैं, ऐसा कुछ है वहाँ पर? जी बिल्कुल, एक टैक्स वो है जब जानवर लाए जाते हैं मंडी में तो वो आड़तियों की जानिब से पे किया जाता है। दूसरा टैक्स वो है जो ख़रीदार मंडी से बाहर निकलेगा, वो भी फ़ी जानवर जो है उनसे पर्ची लेकर निकलेगा। हालांकि पहले ये होता था कि जब जानवर आता था तो उस जानवर को एक पर्ची दी जाती थी, वो पर्ची जो है आड़ती गाहक के हवाले करता था ख़रीदार के, और उसी पर्ची पर जानवर जो है वो मंडी से बाहर चला जाता था। लेकिन इस दफ़ा जो है गाहक के लिए अलग पर्ची है, आड़ती के लिए अलग पर्ची है। ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी बात की जाए तो उसके किराए भी आसमान से बातें कर रहे हैं, गुज़िश्ता साल की निस्बत डबल चार्ज किए जा रहे हैं। इसी तरह घास की कीमतों में भी 100 रुपये से 150 रुपये फ़ी मन जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। जबकि तूड़ी भूस जिसे कहते हैं वो 200 रुपये जो है फ़ी मन का इजाफा जो है उसमें देखने के लिए आ रहा है। हर चीज़ जो है वो हर महंगी शहर होती जा जहाँ रही है। का भी रुख करें, जानवरों की कीमत जो है वो आसमान से बातें करिए। बहुत शुक्रिया। मुल्तान में जो सूरत हाल थी, मिर्ज़ा अहमद अली इस हवाले से बता रहे थे। अदनान हमें बता रहे थे, अदनान तारिक, एक पेशावर में जानवर कितना महंगा है, वो दुम्बो की आपने सिचुएशन वहाँ पे देख ली। दूसरी जानिब अलमास हमें बता रहे थे कि लाहौर में जानवरों की प्राइसेस क्या चल रही है, और जो लेकिन उसके बावजूद लोग जा रहे हैं। हाँ, लोग जा रहे हैं। कल रश बहुत ज़्यादा था, जैसे वो कह रही थी कि कल संडे का दिन था, मवेशी मंडी में लोगों को छुट्टी भी होती है। वैसे आपने खरीद लिया जानवर? नहीं। अच्छा, मैं बारिश का इंतजार कर रहा था। मेरी कुछ स्ट्रेटजी है, मैंने कहा जी बारिश होगी, शायद रेट कम हो, कुछ आखिरी टाइम तक जो है ना, कुछ मालो दौलत। आपको पता है आज डेट क्या है, आज 4 तारीख है, तो कुछ इंतजार कर रहे हैं कुछ। हाँ, मैंने अपने मुंह से ऐसा नहीं कहा, कुछ इंतजार होता है आपको खुसूसी तौर पर आमदन का, तो फिर आप कहते हैं। और ख़ास तौर पर मैनेज करना थोड़ा आसान नहीं होता। कुर्बानी के जानवर लाएं, आप ख़राब ख्याल ना रख सकें उस तरीके से। और आपको पता नहीं कितना ये जो लंपी डिजीज़ है ये कितनी फैल रही है भाई, तो इसलिए बी वेरी मच केयरफुल। मेरे ख्याल में बकरों वगैरह में नहीं फैल रही। बकरों में तभी तो बकरों के रेट्स बढ़ गए हैं। लोग जो हैं बड़ा जानवर नहीं खरीद रहे कि जिसमें लंपी स्किन की कोई प्रॉब्लम ना हो बड़ा जाए। जानवर खरीदें भी कैसे भाई, हाल क्या है। अभी हम आपको मिलवाने जा रहे हैं राजा पाकिस्तानी से। है वो बड़ा जानवर लेकिन छोटे साइज का। हाँ, कद काट क्या है, तरीकेकार क्या है, वजन क्या है उसका, और वजन 16 है। 16 किलो 16 किलो उसका वजन है, 2.5 फुट उसका कद है, और ये मलीर की मवेशी मंडी में आया है, और लोग दूर दूर कीमत क्या है इसकी? देखने के लिए जा रहे हैं। कीमत मुझे नहीं पता, कीमत है पता। सिर्फ 1 करोड़ रुपया। एक अनवर खान रिपोर्ट करेंगे। आरामदेह और खूबसूरत केज में मौजूद राजा पाकिस्तानी, जिसका ख्याल रखना व्यापारी की अवरीन तरजीह है। गिन्नी नस्ल का ये जानवर व्यापारी के मुताबिक बांग्लादेश से 1 साल कबल लाया गया था। समझता ये बातें बुरी, सुबह से रो रहा है। मैंने क्यों रो रहा, क्या बात है राजा? तो मैंने इसको साफ किया आंसू, तो उसने यहाँ का मुझे विश किया, तो मेरा दिल भी एक भरा आया कि अल्लाह ताला ने इसको इतनी समझ दी। खूबसूरत गिन्नी बैल राजा पाकिस्तानी की खुराक के अलावा सजावट का भी मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। इसकी खिदमत पर मुतादिद अफराद मामूर होते हैं। व्यापारी कहते हैं इसकी मालियत 1 करोड़ रुपए होने के बावजूद फरोख्त करने का दिल नहीं चाहता। बहुत रश होता है, दिल खुश होता है, दाम भी लग रहा है, बेचने का भी मूड नहीं है। आला मालिक है। राजा पाकिस्तानी की बोली अब तक 60 से 70 लाख रुपए के दरमियान लगाई जा चुकी है, ताहम मालिक इस कीमत पर फरोख्त करने के लिए तैयार नहीं।
सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए ये मवेशी मंडी के अंदर मौजूद जानवर फरोख्त के लिए मौजूद है, लेकिन व्यापारी भी इसके अंदर तसद्दुफ का शिकार नजर आते हैं। वो ये कहते हैं कि बेचने का भी दिल चाहता है और बेचने का दिल नहीं भी चाहता। कैमरामैन मुस्तफा हुसैन दानिश के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। मैं तो लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं इसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फी लूं। 1 करोड़ मतलब सीरियसली वो तो बात शक्ल सुने? ही नहीं है। क्या मेरी क्या बात बेचूं मैं सुने। अपना? सेल्फी के भी आपको देने पड़ेंगे कोई 50,000 से 1 लाख रुपए मेरे ख्याल में। बस कर। अच्छा, अनवर खान हमारे साथ मौजूद है जिनकी रिपोर्ट आपने अभी मुलाहिजा की थी। इस 16 किलो वजनी और 2.5 फुट ऊंचे बैली के 1 करोड़ के छोटी इसको बैली से, तो अभी अनवर भाई हमारे साथ मौजूद है बड़े संजीदा अंदाज में। मेरे ख्याल में इनको भी बड़ा झटका लगा है इस जानवर की कीमत सुन के। अनवर भाई, मुझे पहले तो ये बता दें एक मासूमाना सा सवाल कि ये क्या वाकईतन ये कीमत ये रखी थी और क्या सोच के रखी थी, या कोई मजाक था ये? क्योंकि आप अगर हाँ कहेंगे ना तो मेरे प्रोड्यूसर ने मेरे लिए ड्रिप रेडी की हुई है। हाँ जी देखिए, बिल्कुल एक ईद उल अदा के मौके के ऊपर एक अमूमी तौर पे एक रवैया ये भी बन जाता है कि लोग जो है ना इस तरह की कीमतों का तयन कर देते हैं। हाँ। अलबत्ता ये बात ज़रूरी है कि ये बांग्लादेशी फीड है। 5 लाख रुपए के इसके ऊपर अखराजात आए थे जब शिपिंग से लेके आए थे। अमूमी तौर पे लोग 1 करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए कीमत रख के बुनियादी तौर पे होता ये है कि लोग तवज्जो हासिल करते हैं, और अमूमी तौर पे कीमत इतनी होती नहीं है। ये तवज्जो हासिल करने के लिए कि लोग आएँ, ज़रा इब्लाग के लोग आएँ, उस पर तवज्जो हासिल करें, उसके नतीजे के अंदर जो दीगर सामान होता है वो फ़रोख्त हो। तो अमूमी तौर पर वो जो था 1 करोड़ रुपए का राजा पाकिस्तानी बदस्तूर अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। यहाँ से कई कदरे फासले के ऊपर है, हमने जाकर उसको शूट किया था आप लोगों के लिए ताकि लोगों को बताएं। अलबत्ता ये जानवर इंतहाई खूबसूरत था। 16 तकरीबन इसका 16 किलो वेट है और तकरीबन 1 करोड़ रुपये की मालियत है, 2.5 फीट इसका वजन है। तो अभी तक ये बदस्तूर अपनी जगह के ऊपर राजा पाकिस्तानी अपने पिंजरे के अंदर मौजूद है। अपने पिंजरे के अंदर है। पिंजरे में है ये राजा पाकिस्तानी। हाँ। ये पहली बार सुना नहीं, कि इधर मेरी बात जानवर सुने। अपने पिंजरे में मौजूद इधर है। इधर इधर देखिए, मुझे एतराज है, मुझे एतराज है इसके लिए। जी मुझे एतराज ये है कि ये पिंजरे में क्यों है? इसको तो लॉकर में होना चाहिए भाई, इसको पिंजरे में नहीं होना चाहिए। किसी बैंक में अच्छे खासी कीमत वाला बड़े साइज वाला लॉकर लेके उसमें इसको रखना चाहिए। ताला लगा हुआ है भाई, हाँ। देख लें जरा। तो इसके लिए सिक्योरिटी गार्ड भी रखा गया है। जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको सिक्योरिटी गार्ड रखा गया इसके लिए, जिसकी जो तनख्वाह जो है तकरीबन 12,000 रुपये उसको माना तनख्वाह देनी पड़ती है तकरीबन 10 दिन पर दिन केवल। जी तो ये सूरत हाल है। और अगर बात की जाएगी एशिया की इस सबसे बड़ी मवेशी मंडी की, तो यहाँ पर कम बेच तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा जानवर अब तक अनवर भाई, चुके हैं। इससे पहले कि जानवरों जी। की मजीद कीमत की तरफ आप जाएं, पहले ये बताएं कि हमें मेरे जहन से वो बात नहीं निकल रही कि जब आपने बताया था कि 75,000 मैंने कीमत लगाई थी, 1.20 पे वो अटका हुआ था, तो आपका सौदा हुआ या नहीं हुआ? जी बिल्कुल, वो सौदा 60,000 के अंदर मुकम्मल हो गया। जिन साहब को लेना था वो साहब वो लेके जा चुके हैं। और मेरे दोस्त साथ लेने के लिए मैंने उनको दे दिया मैंने 60,000 रुपए के अंदर वो चला गया। 2.5 मन की बचिया। अब जो है बासानी आप वेरी रीजनेबल। अब बासानी आप किसी भी इलाके के अंदर आ सकते हैं। सूरत हाल मंडी के अंदर इस तरह के जो जानवर हैं मवेशी मंडी के अंदर दस्तियाब है। तो एशिया की इस मंडी के अंदर, चाहे कराची की किसी मंडी के अंदर चले जाएं, बासानी कम तरीन कीमतों के अंदर जानवर भी अब आपको दस्तियाब है। जो मैं आपके पीछे टॉल डार्क हैंडसम किस्म का एक जानवर देख रही हूँ बड़ा कुर्बानी का, जरा इसकी कीमत के हवाले से तो बताएं। बड़ा कोई खूबसूरत काला जानवर जो खड़ा हुआ है, मैं देख रही हूँ, लश पश चमक भी रहा है। ये तो बिल्कुल आपके पीछे। जी बिल्कुल पीछे। इसकी कीमत है 55 लाख रुपए। 55 लाख रुपए है ये। 55 लाख रुपए कीमत है इसकी। सिब्बी का बैल है। हम पहले दिन से आ रहे हैं और आज तकरीबन 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं। ये कैमरामैन से कहना जरा इसका रूए मुबारक तो मैं शक्ल तो दिखाएं जरा। कैमरामैन शूट करके दिखाएं इसको जरा प्लीज। जरा कैमरामैन साहब जरा कैमरे से ही शूट कीजिएगा, वरना पैसे नहीं भर पाएंगे। कि मेरी शक्ल के भी मैं आपसे पैसे लूंगा। मुंह दिखा लो। ओह माय गॉड, ये 55 लाख रुपए का जानवर है। कैन यू बिलीव दैट? वो अच्छा मुंह ही नहीं से आया, ये देख भी नहीं रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मतलब अब ये है कि अच्छा एक चीज है अनवर भाई, आपने हमें आपने हमें बताया कुछ और भी जानवर। 60 लाख का, ये 60 लाख वाला, ये देखें, ये 3 है 60 लाख के, या वो जो ये एक जो ब्राउन कलर का, अच्छा सिर्फ एक जानवर है ये बारिश से बचने के लिए जो तंबू लगा हुआ है, ये भी साथ मिलेगा उसके? नहीं, ये तंबू तो नहीं देंगे, तंबू ये साथ लेके जाएंगे। तो अब ऐसा परेशान ना हो आप, अगर आपको ये टैक्टिक्स अपनाएं उनको खड़ा करने के लिए जानवर खरीद। हाँ ये देखें अब आप। ओके अच्छा, अब मुझे एक चीज बता दें कि ये तो आपने बड़े जानवरों के रेट बता दिए ना, ये जो बकरे वगैरह हैं जो उनके रेट्स क्या हैं, क्या चल रहे हैं? कम से कम और ज्यादा से ज्यादा रहने दें, वो नहीं सुनने।
कम से कम बता दें। कम से कम रेट इस वक्त इसी मवेशी मंडी के अंदर 25 से 30 हज़ार रुपए के बकरे आपको पाकिस्तानी दस्तयाब है। दुम्बों की कीमतें अलबत्ता बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। दुम्बे मिलेंगे आपको 70,000, 90,000, 1,10,000। भाई दुम्बे अगर आप ऊँट के ऊपर जाएंगे, दुम्बे इस मरतबा महंगे कर दिए गए हैं। इसकी वजह ये बता रहे हैं कि इस माल की यहाँ तक रसाई के अंदर इन खासी मुश्किलात का सामना है और शहरियों की एक बड़ी तादाद वो होती है कि जो ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर सुन्नत इब्राहिमी के मौके के ऊपर दुम्बे की कुर्बानी को तरजीह देती है। गुज़श्ता साल तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये के दुम्बे मिल रहे थे, लेकिन इस मरतबा इस मंडी के अंदर जो कीमत है वो एक बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। अलबत्ता आपको छोटे साइज़ के दुम्बे वो मिल जाएंगे 30 से 35 हज़ार रुपये के। छोटे दुम्बे जैसे हमें अदनान तारिक ने भी दिखाया था कि पेशावर में क्या सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया। छोटे से दुम्बे मिल जाएंगे, छोटे से दुम्बे आपको मिल जाएंगे, लेकिन अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मानसून का मौसम है, बारिशें मुतवक्का हैं, तो अब जो ठिकाने दिमाग जो है उनके ज़रा नीचे आ गए, वो भी ज़रा सोच रहे हैं कि अब जल्दी जल्दी माल बेचे और यहाँ से निकले। तो इस तरह अब मवेशी मंडी के अंदर कीमतें कम तरीन सतह की जानिब गामजन हो चुकी हैं। तहाँ वीआईपी ब्लॉक का रुख बिल्कुल मत कीजिएगा। 70 लाख 80 लाख नहीं, वीआईपी ब्लॉक में हमने नहीं जाना भाई, बदल के जाएंगे, हम शक्लें भी नहीं हमारी है वो वीआईपी ब्लॉक में जाने। बहुत शुक्रिया जी। अनवर खान हमारे नुमाइंदे में बता रहे थे कि क्या सिचुएशन है भाई, इतने महंगे बैल 55 लाख 60 लाख, वो छुटना 1 करोड़। छोटी चीजें अक्सर महंगी होती हैं। ब्रेक लेते हैं। छोटी सी चेक की इसकी प्राइसेस। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे डिफरेंट हमारे नुमाइंदे जो डिफरेंट शहरों में मौजूद हैं, मवेशी मंडियों में मौजूद थे, और उनसे पूछ रहे थे कि भाई क्या सिचुएशन है, कीमतें जानवरों की कहाँ तक पहुँची हैं। अच्छा, हम जाके जानवर ख़रीद तो लेते हैं, जैसा हमें व्यापारी बताता है हम उस पर यकीन भी कर लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि आजकल जो लंपी स्किन डिजीज़ आई है उसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है। उसकी वजह से होता है कि लोग बड़े जानवर की जगह छोटा जानवर खरीदने के लिए जा रहे होते हैं। अब उसमें आपको पता है कि जी वो दांतों का इशू आ जाता है। नहीं भाई, एक इशू नहीं आता, बहुत सी तरह के इशू होते हैं। कहीं कान का इशू आ जाता है, एल्फी से भी जोड़ देते हैं, एल्फी से सींग जोड़ दिए जाते हैं, दांत अभी फिट करके दे दिए थे। तो वैसे तो बड़ी तरक्की हो रही है आजकल। वैसे इंसानों को भी चेक किया जाए तो कभी किसी का दांत नकली निकलेगा, कभी कुछ ना कुछ ऐसे मसले मसाइल होते हैं, लेकिन जानवर हमें बिल्कुल सही चाहिए होता है कुर्बानी के लिए, क्योंकि हमें उसे कुर्बान करना होता है, और वो भी अल्लाह की राह में। तो क्या तरीक़ेकार इख्तियार कर सकते हैं? क्या क्या चीज़ें हैं जो देखना ज़रूरी होती हैं जब आप किसी जानवर की ख़रीदारी के लिए जा रहे हों? और एक और चीज़ आपने अक्सर देखा, अक्सर हम जब जानवर खरीदने जाते हैं तो उस वक्त उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, और जब घर आते हैं तो 1-1.5 के अंदर दिन उसका जो पेट जो फूला हुआ होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते, श्रिंक हो जाता है, और जो उसकी पसलियाँ नज़र आने लग जाती हैं। तो ये भी तो पागल बनाया जाता है हमें। बहरहाल तो पूछ लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में वेटनरी डॉक्टर फैज़ान अहमद पठान साहब। बहुत शुक्रिया जी फैज़ान, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, एक बार फिर से आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए। बताइएगा भाई कि जानवर लेने जा रहे हैं, वैसे तो हम मुख्तलिफ इशूज़ पे आपसे बात करते हैं, जानवर लेने जा रहे हैं आप, कैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, क्या साइंस होती हैं जो कि वार्निंग साइंस होती हैं किसी जानवर को देख के फिर आप दूर रहें उससे? सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना कि जानवर की एक्टिवनेस देखी जाएगी कि वो एक्टिव है भी कि नहीं है, उसका वॉकिंग रेट देखा जाएगा, वॉक किस तरह कर रहा है, वो स्टैंडिंग पोजीशन उसकी क्या है, मतलब उसको कोई तकलीफ़ है अगर उसके पैरों में या हूफ्स में, मतलब जो इसके खुरों के अंदर कहीं तकलीफ है तो उससे खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा। तो वो अब अगर चारों पैरों पे खड़ा हुआ है और किस तरह खड़ा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। फिर कहीं स्वेलिंग तो नहीं है, उसकी स्किन पे कहीं रैशेज़ या किसी किस्म का कोई ज़ख़म तो नहीं है, उसके कानों में तो कोई मसला नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि जो आप मतलब एक्टिव जानवर की पहचान जो है उसके ये। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आम लोगों को नहीं पता, वो जुगाली है। जो बड़ा जानवर है वो एक रिगर्जिटेशन, एक प्रोसेस है जिसके अंदर वो अपना हाजमा कर रहा होता है। पहले वो खा लेता है, जुगाली करना, फिर उसको जो दोबारा से वो बोलस बना के रूमेन बैक मारता है, उसको रूमिनेशन कहते हैं। वो फिर मुंह में आता है और फिर उसको जो ना। अच्छा, मैं बचपन से मेरे जहन में ये था कि ये फॉर नो रीज़न ये चल रहा होता है सिलसिला। नहीं, फॉर नो रीज़न नहीं है। इसका एक बहुत अहम रीज़न है कि वो डाइजेस्ट भी तो करना है। उसने पहले खा लिया, उसको मतलब पिक कर लिया, पिक करने के बाद अपने रूमेन को भर लिया। 4 चैम्बर स्टमक होता है, मतलब जो एनाटमी है उसकी, जो ओजड़ी की या जो रूमेन की है वो उस तरह है ना, रूमिनेंट स्टमक की। पकी ओजड़ी की नहीं बता रहे, कच्ची। तो वो जो 4 चैम्बर्ड होता है, रूमेन रेटिकुलम, एमेजम, एबोमेजम ना। तो रूमेन में सारा इकट्ठा होकर बोलस बना, मतलब बॉल बनी, वो वापस मुंह में आई। अच्छा। और फिर उसको जो ना वो क्रश करेगा। ओके। तो वो जो स्लाइडिंग मोशन है जिसको हम आम जुबान में जुगाली कहते हैं, ये वो होगा। फिर वो उससे सॉफ्ट होके फिर अंदर उतरेगा। अच्छा। जब तक जानवर एक्टिव है, नॉर्मल है, तो जुगाली नहीं करेगा।
मतलब जुगाली कर रहा है। अगर इन केस वो बीमार हो गया तो जुगाली छोड़ देगा, सबसे पहली चीज़ वो जुगाली छोड़ेगा। जुगाली इज नॉर्मल, ठीक है। अगर वो जुगाली नहीं कर रहा, इसका मतलब है दैट मीन्स कि उसका ह्यूमन रिस्पॉन्स इधर ही हंग्री और नहीं, अब उसको अगर आपने खाना दिया, उसने खाना खा लिया, दैट मीन्स कि वो नॉर्मल है। खाना तो अब आप ठूस नहीं सकते ना, क्योंकि उसका इतना बड़ा मुंह है, उसके अंदर आप जो है वो पत्ते काट के नहीं डालेंगे। लेकिन अगर इन केस वो आपने उसको नहीं खिलाया, लेकिन वो मीनवाइल जो है वो जुगाली कर रहा होगा, क्योंकि उसने जो अगर सुबह में खाया हुआ है, दोपहर में खाया हुआ है, कहते हैं नॉर्मली व्यापारी कह देता है कि जी सुबह खिलाया था हमने, इसका पेट भरा हुआ है, तो अगर पेट भरा हुआ है तो वो जुगाली कर रहा होगा। पहली साइन है जी जुगाली। ये बड़े छोटे जानवर सेम, मेरे दोनों, क्योंकि ये 4 चैम्बर्ड स्टमक है ना। फिर ये 4 चैम्बर्ड स्टमक जो होते हैं डाइगेस्ट्रिक होते हैं, उसमें बड़ा स्टमक होता है, तो उसके अंदर ये रूमिनेशन का प्रोसेस, रिगर्जिटेशन प्रोसेस होता है। फैजान, अक्सर ऐसा होता है जब हम जाते हैं मवेशी मंडी जाते हैं और हम वहाँ पे हमें कोई जानवर पसंद आ जाता है और वो व्यापारी दिखा रहे होते हैं कि देखें इसका वेट कितना ज़बरदस्त है, कितना फूला हुआ है, इतना तो उसमें से गोश्त निकलेगा, ये वो। और जब हम सेम जानवर घर उठा के लेकर आते हैं तो विद इन अ डे और 2 हम देखते हैं कि वो जिसकी बॉडी के जो फरबा उसका जिस्म होता है वो बिल्कुल श्रिंक कर जाता है और उसकी पसलियाँ नजर आने लग जाती है। तो कैसे पता चलेगा कि ये पानी है या ये असली गोश्त है, क्या है? कैसे करते हैं? असल में देखिए, रूमेन को बहुत ज़्यादा भर दिया जाता है। कैसे? मतलब पानी डाल के, बेसन दे के, बेसन बादी होता है, बेसन जाता खिला के, मतलब या आटा खिला के, उससे ना एकदम से फरबा हो जाता है, उसका पेट भूल जाता है और वो फिर जो मतलब जैसे गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं ना, एकदम से फूला फूला सा होता है। मतलब वो उसका, क्योंकि ये ट्रायंगुलर जो है ना बिल्कुल बैक फ्लैंक पे, मतलब रिब्स के पीछे आपको ना एक ट्रायंगल दिखना चाहिए जो डिप्रेशन होता है, मतलब वो बिल्कुल क्लियर होता है कि पीछे दबाव होना चाहिए दोनों तरफ से, कमर के नीचे से पिछली टांगों के बीच में और रिब्स ख़त्म होने के बाद, तो आपको एक ट्रायंगल दिखना चाहिए। जब आप जानवर लेने जाते हैं तो क्या होता है, जब उसको एक्सेसिव इस तरह का कोई भी टोटका इस्तेमाल हुआ है तो वो जो है वो ट्रायंगल ख़त्म हो जाता है। अच्छा, दैट मीन वो फिर आप बंदा समझ रहा होता है जी इसकी हड्डियां नहीं है तो गोल मटोल है, क्योंकि हम सब की जो है ले मैन आदमी की, जो आम आदमी है, वो सिर्फ जाके ये देखता है कि जी इसकी ये हड्डी नहीं निकली हुई, और वो पेल्विक बोन दिखनी चाहिए, वो ट्रायंगल दिखना चाहिए। ओके, ओके। अच्छा, एक बात बताइएगा, ये जो छोटे, अब प्लीज ये पिक्चर दिखाएगा अगर इसमें मिले। अच्छा, जो बड़े बड़े जानवर होते हैं पीछे ये जैसे ये नजर आ रही है, बिल्कुल। अच्छा, हमें लग रहा था शायद कमजोर है, इसकी तो नजर नहीं आ रही। नहीं, इसमें वो कलर की वजह से, लेकिन इसमें क्लियर है। ओके, अच्छा, मुझे ये फ्लैंक बिल्कुल दिखना चाहिए, ट्रायंगल दिखना चाहिए। ओके, वैसे कितना खूबसूरत जानवर है ये देखिए, इसमें भी इसके तो माशाल्लाह 6 पैक्स भी दिख रहे हैं। आज मुझे ये बताएगा आप फैज़ान कि ये जो बड़े बड़े जानवर हैं, क्योंकि जब हम पंजाब से आते हैं, जनूबी पंजाब से आते हैं, फिर जैसे पेशावर आ रहे हैं और उसके बाद कराची आ रहे हैं, तो इनकी ट्रांसपोर्टेशन में क्योंकि इतनी जगह तो स्पेस तो होती नहीं, तो ये जानवर बेचारे इनको खड़े होकर ही आ रहे होते हैं। अब ये बैठ तो सकते नहीं, अगर ये बैठेंगे तो किसी दूसरे जो जानवर है उसको जो है वो ज़ख्मी करेगा। तो ये 10 से 12 दिनों की इनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, फिर ये मार्केट में उतरते हैं, फिर उसके बाद हम इनको खरीद के जब घर लेकर आते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हम जब इनको खिलाने की कोशिश करते हैं तो ये खा नहीं रहे होते, और फिर हमें लग रहा था पता नहीं कोई प्रॉब्लम है। ये भी देखा जाना चाहिए कि वो बेचारा थका हुआ भी होता है जानवर। इत्तेफाक ऐसा फिर क्वैक्स भी हैं, मतलब हमारी फील्ड में, और वो क्वैक्स जो जगह जगह पे वो फिर आके जो बहुत कुछ कर जाते हैं। बेसिक जो चीज़ है वो है ट्रैवलिंग स्ट्रेस है। हम भी कहीं 2 घंटे की ड्राइव पे चले जाएं, हम गाड़ी खुद भी चला के जाएं, कितनी लग्जरियस कार हो, हम थक जाएंगे। तो अब एक जानवर है जो 4 फीटेड है, 4 पैरों पे है, तो उसका सारा बोझ उसके 4 पैरों पे है। अब उसको रेस्ट करने का मौका मिला नहीं। एक तो वो पहले वो इंटीरियर से निकल के मंडी तक पहुंचा, मंडी में भी उसको खड़ा रहना है, क्योंकि हर खरीदने वाले ने उसको खड़ा लाजमी कराना है। करके दिखाओ। हाँ, उसने लाजमी देखना है। जब जानवर चलाया फिराया जाएगा, बार बार स्ट्रेस में। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अब आप मंडी से घर जानवर लेके आए, बात ये कि मंडी तक आते आते उसका वही मालिक था, उसका वही गवाला था, उसका वही पालने वाला था जो सारी जिंदगी उसको पाला। ठीक है, उसी ने उसने उसी वो जो मतलब पुत्तर खिलानी है, मतलब कुछ भी उनसीयत भी होती है ना, ज़ाहिर है जानवर तो जानवर को बड़ा समझ होती है इस चीज़ की, उसको बहुत समझ होती है कि जो है मतलब मेरा जानवर देने वाला, मतलब खाना देने वाला कौन है, पानी कौन पिला रहा है, कौन वॉक करा रहा है, कौन हाथ फेर रहा है, उसको हाथ की भी मतलब इतना क्लियर है। अब लेकिन क्या होता है, जब वो आप अपने घर लेके आते हैं तो घर पे आने के बाद पहले तो पूरा मोहल्ला हम इकट्ठा कर लेते हैं, माशाल्लाह कि हमने जानवर खरीदा, पूरा मोहल्ला, और भगाते हैं, और फिर उसके साथ बच्चों का इंटरेक्शन बढ़ जाता है। अब क्योंकि नॉर्मल फार्म्स के ऊपर बच्चों का इंटरेक्शन इतना नहीं होता। हम ये कहते हैं कि जब भी आप जानवर खरीद के लाएं, उसको कम से कम 10-12 घंटे
थोड़ा रिलैक्स होने Relax होने दें, उसको दें। अलग रखें, उसको बांधें नीचे, उसको पानी दें, उसको खाना दें। अगर वो खुद से खाता तो खाएं, नहीं खाता तो कोई बात नहीं। स्ट्रेस में बैठने दें हाँ, उसको स्ट्रेस कुछ टाइम सुकून से बैठने दें। स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा, खुद ब खुद ही खाना पीना शुरू कर देगा। लेकिन हमारे यहाँ ये हम बार बार कहते हैं, हम हर जगह पे कहते हैं कि भाई इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखो, स्ट्रेस से तो बाहर निकलने दो उसे। वो स्ट्रेस में कंटिन्यू कर रहा होता है, ऊपर से हम एक किसी क्वैक को बुला लेते हैं, वो क्वैक जो वो तो आगे आते साथी का चलो नमक खिला दो, ये होता है कि चाहे थका मिर्चें हुआ बैठा लगा, है। मिर्चें ये मिर्चें वो भी? अब क्या जी, क्या तक होता है? वो बात ये मिर्चें और खिलाने खूब से क्या भरी होता है, मिर्चें से क्या होता है कि जुबान जलती है। हम्म। जुबान जली तो उसने फ़ौरन से पानी पिया, पानी पिया तो एकदम से मेटाबॉलिक एक्टिविटी तेज़ हो गई। मेटाबॉलिक एक्टिविटी तेज़ हुई तो खाने को दिल किया। ओह, मतलब अब उसको क्योंकि मिर्चों का पानी से तो नहीं खत्म हुआ, या तो वो कुछ मीठा खाए। हमारे यहाँ अब उसको मीठा को किस तरह मिले उसको, तो वो लेकिन बेचारे पहले वो पहले अच्छा, बेजुबान मुझे है। एक बात बताएं कि गांव देहातों में मैं सुना करता था कि वहाँ पर कुछ पेड़े वेड़े देने का रिवाज होता था जानवरों को, ये इस तरीके से क्या चक्कर होता नहीं था? देखो, आटे वो का या किसी चीज़ वो आटे का पेड़ा दिया जाता है, वो इसीलिए दिया जाता है ना, वजन बढ़ाने के लिए। अच्छा, हाँ, ओके। वो जैसे बेसन गुड दिया सोर्स जाता है। है। हाँ, गुड सोर्स है ना, मतलब ये गंदम जो है गुड सोर्स है एनर्जी की। एनर्जी जो है वो आखिर में जाके वो फैट प्रोड्यूस करता है। कोई भी एनर्जी कंटेंट है वो जाके फैट ही प्रोड्यूस कर रहा होता है। एक्सेसिव एनर्जी, एक्सेसिव फैट, तो सही इसी सही ठीक है। अच्छा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमें एक ब्रेक नहीं है, और ब्रेक के बाद क्योंकि बहुत सारे लोगों में देख रहे हैं तो कुछ और चीज़ें, क्योंकि मॉनसून का मौसम बड़ा है, सवाल hot से topic है पूछेंगे। हमारा। बिल्कुल जी, और लोग खरीदने भी जा रहे हैं, तो लोग गौर से सुनिए कि आज क्या बात हो रही है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, कहीं ना जाइएगा। अच्छा जी, यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे शेयर करने चलें कि बैंकिंग अदालत ने, यानी कि बैंकिंग कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोने सिलाई समेत दीगर मुल्ज़मान की उबूरी ज़मानतों में 14 जुलाई तक की तौसी कर दी है। और तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया है कि मुख्तलिफ अफराद से रिकॉर्ड तलब किया है, जिसके बाद ये तफ्तीश मुकम्मल होगी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत भी की है। तो ये मामला रहा है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है कि मोनी सिलाई समेत दीगर मुल्ज़मान की उबूरी ज़मानतों में तौसी हो गई है 14 जुलाई तक। और इससे पहले हम बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर फैज़ान अहमद पठान, उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हम तमाम तो लोग मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा जो जानवर कुर्बानी का हम ख़रीदने जा रहे हैं वो हेल्दी जानवर है या नहीं। क्योंकि देखिए, व्यापारी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करके, फ्रॉड भी करके हमें जानवर बेचते थे, लेकिन फंस जाते हैं हम। अच्छा, मानसून का ये टाइम चल रहा है, और मानसून में कहते हैं कि एक मुँह खुर की बीमारी जो कि जानवरों को हो जाती है, ये क्या है और हमें पता कैसे चलेगा इसका? देखिए, ये क्लियर सिम्टम्स होते हैं। फुट एंड माउथ डिजीज़ होती है, और मतलब ये दोनों ही जानवरों में, छोटे बड़े, मतलब चाहे वो शीप गोट है चाहे वो कैटल बफेलो, इनके अंदर पाई जाती है। बरसात के मौसम में इसके ज़्यादा आउटब्रेक्स आते हैं, मतलब मानसून के बाद, लेट मानसून ये या अर्ली वायरल मानसून होता है, ये बीमारी वायरल होती जी, है? वायरल अच्छा, डिजीज़, ये वायरल डिजीज़ है, और ये कंटेमिनेशन से बढ़ती है। ओके। अब क्योंकि जब मानसून आता है तो जाहिर सी बात है, क्योंकि खुर जो है वो भीग जाते हैं, तो खुरों से इनिशिएट करता है ये क्या जख्म हो जाते हैं? जख्म हो जाते हैं। ये क्लोवन फुटेड है, ये 2 फुट होते हैं ना, अच्छा, क्लोवन ठीक, फुटेड वाले जो बीच में थे 2 कटे में, ठीक। तो उनके बीच के अंदर जो जगह है वो पकना शुरू हो जाती है। चलिए। वो पकना शुरू होती है, उसकी वजह से फिर वो अपने आप को चाटना, तो ठीक। फिर मुंह के अंदर छाल। चलें जी, एहतियात बहुत ज़रूरी है। आपने जानवर लेने हैं तो जो जो एहतियाती तदबीर हैं उसके ऊपर काइंडली अमल करें, और फिर यह है कि अपने जानवर का भी भरपूर तरीके से ख्याल रखें। ब्रेक लेते हैं जी, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम है बाखबर सवेरा, और मैं हूं आपका मेज़बान, और ये भी हैं आपकी मेज़बान। नाम तो आप जानते ही होंगे, ठीक है? तो कैसी गुजर रही है आपकी हमारे साथ? आई होप कि वी आर डूइंग वेल एंड यू आर डूइंग वेल एज वेल। मुआशी एतबार से ना सही, लेकिन बाकी सब सेट ही है, क्या करें। मेरी भी देखें आंखें खुली गई हैं ना, आखिर भले 4 बजे तक जागता तो रहा। आपकी आंखें गम तो लोड आते ही शेडिंग हैं, की दिल वजह जलाते ही से हैं, खुली है, महंगाई की वजह से खुली है, या जो भी हम जानते हैं महंगाई तो दिन में सुकून नहीं लेने वाले देती। से बात करें, उससे खुली है। अच्छा, वैसे एक चीज़ होती है ना मदिया नकवी, कि आप ये देखिए कि जब आप दिन भर जैसा भी आपका गुजरता है, रात का टाइम होता है, उसके अंदर थोड़ा सा वक्त ऐसा होता है जब आप सोचते हैं अपने पूरे दिन के बारे में, जो मुश्किलात के बारे में, और इन खाम में आप सोचते हैं, सोचिए थोड़ा सा एक नींद ना आए असेसमेंट तो, कर रहे होते हैं। हाँ, नींद ना आए तो फिर उसके बाद जब आने लगे और ऊपर से लाइट जाए, क्या बात है, क्या ही कहने हैं जी, मज़ेदार हो जाता है सीन। और ऊपर से फिर आप आसमान को जाके यूं निकल के देखते हैं कि भाई कितनी बरसात हो रही, कितनी हो रही है, और ऊपर से एक आध बूंद यूं यूं आती हुई, लहराती हुई आके टपके, लोड शेडिंग के तो क्या मसले ना, गुजरती? या तो बड़े-बड़े बारिश गम तेज हो, बुलाते ताकि उससे ये हो कि मौसम थोड़ा सा खुशगवार हो जाता है। हैं। लेकिन बारिश तेज होगी, और आपको पता है ना कि अगर नदी नालों में अगर वो साफ ना किए गए, तो फिर जो तुगयानी आएगी, फिर वो सारा कचरा, नालों का पानी हमारे घरों तक आएगा। और आपको याद है ना कि 2 साल पहले जो पूरी बारिश हुई थी,
वो ऐसी तेज़ बारिश थी, तो वो बारिश भी हट कर हुई थी। बारिश, इतनी बारिश कभी नहीं हुई थी। वो लेकिन मदिया, बहुत तेज 10 थी, तरह के तो मसाइल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ना होने के बराबर था। आप देखिए ना, अभी पिछले दिनों 1 घंटे की, सवा घंटे की बारिश हुई थी। क्या हाल हुआ? उससे हमने देखा कि किस तरीके से कराची का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे एक्सपोज हो गया। तो एक बारिश जो कि मुसलसल 3 दिन तक हुई है, उसका क्या रिपोर्कशंस होगी वो हम तमाम लोगों ने फेस किए थे। और आज जिस बारिश की हम मुसलसल बात करें कि हो रही है, नहीं हो रही, होगी कि नहीं होगी और कैसी होगी, इस वाले से बात भी करेंगे। ठीक है जी, टॉप स्टोरीज। ऑपोजिशन के हुकूमत परवार फारूक हबीब कहते हैं चोर मचाए शोर वाली पॉलिसी जारी है, हुकूमत को 3.5 साल में सिर्फ तोशाखाना केस ही मिला। शहबाज गिल कहते हैं वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, कानून पर अमल दरामद न करने वाली 134 कंपनीज को बंद कर दिया। 40 कंपनीज को नोटिस जारी, असलहा लाइसेंस के बगैर गार्ड्स की तैनाती और ऑडिट रिपोर्ट्स जमा न करवाने का इल्जाम। और महंगाई से परेशान अफराद के लिए अच्छी खबर, हैदराबाद में मुखय्यर हजरात मदद को आ गए। 100 रुपए फी किलो वाली सब्जियां गरीब शहरियों को 10 रुपए फी किलो में मिलने लगी। ऑलराइट जी, बात कर लेते हैं मौसम की। तो क्या है मौसम की दुनिया से मदिया नकवी, आप ही बताइए, क्योंकि जो है वो सब हम अब तो मैं आपको बताऊं सती, मैंने तो कर लिए तौबा, मैं नहीं बताने वाली हाँ। कि आज होगी बारिश या कल से होगी बारिश, तेज बारिश, कम बारिश, कब होगी बारिश। लोगों का यही सवाल है कि कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई है और जो मानसून की बारिशों का बताइए। कहाँ आके रुके थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई, दिले बेखबर मेरी बात सुन, उससे भूल जा, उससे भूल जा। कैसे भूलूं? लेकिन हम नहीं बारिशें क्यों नहीं हुई किसी, चलो किसी और की छत पे बरसी तो हमारी पे क्यों नहीं बरसी भाई? हाँ, होनी चाहिए थी ना। ये क्या बात है? तो हम जरा जान लेते हैं। सरदार सरफराज साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ आमले गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। और उनके चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट क्यों है? इतना जबरदस्त फ्यूचरिस्टिक फ्रेम बना के वो बैठे हुए हैं। वो कह रहे जो मर्जी कल आए ना फिर मेरे पास पूछने के लिए मौसम कैसा होगा। सरदार साहब गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। सरदार साहब, रोज कस्में हम अपने लोगों को बताते थे कि आज बारिश हो रही है, रात के आज शाम से बारिश का स्पेल शुरू होगा, 2 दिन जारी रहेगा। लोगों ने हमारी छेड़ बना ली बारिश। कहते कहाँ है वो बारिशें जिनकी बातें कर रही थी शो में मदिया नकवी एंड इशफाक सत्ती। सर, कब होंगी बारिशें कराची में? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, बारिश का असल में एक तो वो सिस्टम जो राजस्थान के रास्ते से सीधा हम तवक्को कर रहे थे कि सिंध से होता हुआ कराची की तरफ आ जाएगा क्या, तो वो एज इट इज हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उसने तेज मूव नहीं किया, उसकी स्लो मूवमेंट रही। दूसरा ये कि वो स्प्लिट हो गया 2 हिस्सों में, एक हिस्सा अरेबियन सी में चला गया और एक हिस्सा राजस्थान में रह गया। अब जो राजस्थान में जाहिर है अरेबियन सी में जो अलग से उसका हो गया तो मॉइस्चर सारा वही अपने अंदर खींच रहा है और इधर राजस्थान वाले को कुछ कम हिस्सा मिल रहा है, तो उसकी वजह से ये 2 दिन डिले हो गया एक तरह से कराची के लिए। तो पहले बताना था हमें सरदार साहब, आपने पहले हमें बताना था कि ये जो भारत की साइड पे ऐसे आ रहा है, हमने वैसे ही उस पर भरोसा नहीं करना था। कभी कोई खैर की खबर नहीं आती वहां से। देखिए जी, इसमें चांस तो होता है ना, ये चांस होता है कि एक्चुअली जो बिल्कुल हम उसको थोड़ा सा हमारी अवेयरनेस जैसे कहते हैं ना आम लोगों की उतनी नहीं होती कि मानसून सिस्टम या कोई भी वेदर सिस्टम होता है तो वो एज इट इज जैसे कि परसीव किया जाता है कि जी एक चीज कह दी तो बिल्कुल वैसे ही होगा और इतने टाइम भी हो जाएगा। तो उसमें मीनवाइल उसमें चेंजेस आती रहती हैं, असल में एटमॉस्फेरिक कंडीशन में चेंजेस आती रहती हैं। तो आज जो होपफुली ये जो स्पेल है स्टार्ट होगा कराची में भी। गुज़श्ता रात बारिश हुई है। सरदार साहब, मैं वादा करे बारिश होगी और कब बारिश होगी मुझे बता दें, मैं वहां पहुंच जाती छतरी लेके। हाँ नहीं, आज पूरे कराची में होगी। आप कहीं भी जाएं, अपने ऑफिस में होंगे तो दोपहर 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद आपको कहीं भी होंगे कराची में तो आपको मिलेगी बारिश। क्या बात है। आज आपकी जो है ना सबकी ख्वाहिश पूरी होगी, मुरादें पूरी होगी। सरदार साहब, आप इतनी संजीदगी से गुफ्तगू करते हैं ना, तो वो महकमा बिजली वाले भी आपकी बात सुन लेते हैं। रात को उन्होंने अपने फीडर ट्रिप कर लिया कोई 400 के करीब, ठीक है, और उसके बाद 4 बजे तक उन्होंने बिजली जो है वो मुअत्तल रखी और कई इलाकों में तो उसके बाद तक रही। तो ये बारिश भी फिर होनी चाहिए।
अब इसका जवाब तो वही दे सकते हैं कि मैं क्या कह सकता हूँ। जाहिर है कि रात तो बहुत हल्की सी बारिश हुई, उसके पे भी अगर उनके फीडर ट्रिप हो जाते हैं, और आज तो अगर हेवी स्पेल हो गया तो फिर क्या होगा? फिर क्या सरदार साहब, होगा? वो तो कम जगहों पे बारिश हुई ना, जो हल्की बारिश पड़ी है। मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि आज 2 बजे के बाद पूरे कराची में बारिश होगी, ये किस नौयत की बारिश होगी? और ये जो स्पेल है, जैसे मैं कुछ सुबह पढ़ भी रही थी, कहा जा रहा था कि जी ये कल दोपहर तक, जो आज होने वाली बारिशें कल दोपहर तक जारी रहेंगी, क्या ऐसा ही है? मैं सवाल समझ नहीं पाया। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे आज के बारे में कहा जा रहा है कि आज दोपहर से जो बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, ये कल दोपहर तक जारी रहेगा, क्या ऐसा ही है? और साथ में ये पूछना चाह रही थी कि जो बारिशें होंगी किस नौयत की होंगी? हल्की बूंदाबांदी होगी, सवा घंटा बारिश हुआ फिर रुक गई, या फिर मुसलसल बारिश होगी? देखिए, जो जैसे गुज़श्ता रात में ना वो हल्की बारिश थी, यानी कल हाँ। परसों भी हुई, कहीं जी, कहीं जी। बूंदाबांदी हो गई, और इस तरह से कल दिन भर कुछ नहीं हुआ, लेकिन रात में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो गई। लेकिन आज का जो स्पेल है, वो अब कराची की असल में वही मैं आपको जैसे बता रहा था कि जनूब में मौजूद है बादल, ईस्ट की तरफ मौजूद है, नॉर्थ में मौजूद है, चारों तरफ मौजूद है। और वो आज उम्मीद है कि अच्छा तगड़ा स्पेल होगा, आफ्टरनून में जब शुरू होगा तो ये रात गए तक पहले तो ज़ाहिर है कि पहला उसका जो होता है वार, वो तेज़ शावर्स होंगे, और उसके बाद फिर मॉडरेट टाइप चलती रहेगी, मिडनाइट तक चलती रहेगी। और कल जो हमने फ़ोरकास्ट अपडेट की थी, तो उसमें यही बताया था कि ये 6 तक ये सिलसिला जा सकता है, 5 को भी और 6 को भी। और उसमें जनरली तो मॉडरेट और विद आइसोलेटेड हेवी फॉल्स हैं। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा पहले जो खदशा था, यानी बहुत ही ज़्यादा टोरेंशियल रेन्स पूरे सिंध के लिए लग रही थी, और साउथ बलूचिस्तान के लिए भी, और एज़ ए रिज़ल्ट फिर बहुत मैसिव अर्बन फ्लडिंग का एक डर था। वो चीज़ अब उतना खदशा नहीं रहा है कि सिस्टम में किसी हद तक थोड़ी-सी वीकनेस आई है उसके स्प्लिट होने की वजह से। लेकिन स्टिल उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो रेन थंडरस्टॉर्म्स और आइसोलेटेड हेवी फॉल्स किसी-किसी जगह पर होंगे, और उसके साथ-साथ जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर पानी आ सकता है बिल्कुल 40-50 मिलीमीटर। देखें, बारिश अगर कराची में हो जाती है तो फिर इम्कान रहता है कि जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर पानी जमा हो जाता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब। इंशाल्लाह आगे चूँकि भी आ रही है तो उसके मुतालिक भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे और प्रेडिक्शंस लेते रहेंगे कि आगे क्या सिलसिला बनेगा। तो बाकी ये है कि जी दोपहर 2 बजे से जी फास्टन योर सीट बेल्ट्स और एहतियात कर लीजिए, जो एहतियात आपने करनी है। अल्लाह ताला सबके हाल पे रहम करे और बेहतरी करे। और अच्छा ही है कि वो कह रहे हैं कि अब वो टोरेंशियल रेंज और वो वाला हिसाब नहीं होगा जिससे अर्बन फ्लडिंग का जो खदशात जाहिर किए जा रहे थे। बट वेदर इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, यू नेवर नो, नशेबी इलाके जो हैं वो हम देखेंगे द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव। तो फिर उसके बाद बड़ा भाई, और आप ये छोटे इलाकों की क्या बात करते हैं, आप सबर्ब्स की क्या बात करते हैं? अगर आप जो अर्बन एरियाज दूसरे में चले जाएं, आप पॉश एरियाज में चले जाएं, वहाँ पर भी सिचुएशन आपको वैसे ही मिलेगी, वहाँ पर भी पानी खड़ा होता है। अच्छा, हमें क्या कुछ करना चाहिए कि जो अब्र करम है, जो बारान रहमत है, ये जहमत ना बने? किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या हमें एहतियात करनी चाहिए, इस हवाले से बता रहे हैं। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी, जिन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपके साथ शेयर करते हैं। जी, और अब हम ज़रा बात करते हैं मुल्क में जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है उस हवाले से, जिसमें काफ़ी गर्मा गर्मी रोज़ बरोज़ मौसम की तरह बढ़ती ही चली जा रही है। और अभी तो हम देख रहे हैं कि जो अपोजिशन है वो हुकूमत पर काफ़ी गरज बरस रही है। फ़ारूक खबीब ने हुकूमत को काफ़ी आड़े हाथों लिया और कहा है कि हुकूमत की चोर मचाए शोर वाली कहानी चल रही है। 3.5 साल बाद भी उनको इमरान खान के ख़िलाफ़ सिर्फ तोशा खाना केस ही मिला। उन्होंने हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा कि जिस बेहूदगी पर आप उतरे हैं, फिर हमसे गिला मत करना। वीडियोस के जरिए लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। और शहबाज गिल ने भी हुकूमत पे काफ़ी तंबीह की है। बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि भाई अगर बाज नहीं आए तो उसी ज़ुबान में हम जवाब देंगे जिसमें आप हमसे चाहते हैं। तो सियासी सूरत हाल क्या है, इस पर ज़रा तजिया ले लेते हैं। खबर घुमन हमें ज्वाइन किए हुए हैं। खबर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। भाई ये जो ऑडियो वीडियो का खेल एक अरसे से जारी है पाकिस्तान की सियासत में, इसमें अब यहाँ देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से भी उसका दिफा किया जा रहा है। रोज़ कोई ना कोई वीडियो डाल दी जाती है। फिर एक और मसला ये है कि यहाँ पर किसी चीज़ की तहकीक नहीं होती, यानी कि जैसे ही वीडियो आई फ़ौरन किसी शख्सियत से रिलेट करके जनाब कह दिया कि जी भाई ये मुबैना तौर पर उसी की है। भाई पहले फॉरेंसिक आने दो, करवा लो, फिर उसके बाद कुछ बोल लो। देखें जी, इसका वाहिद मकसद यही है कि जो इस वक्त जेन्युइन इश्यूज हैं ऑन ग्राउंड, जिससे आम आवाम को मतलब है, उससे जो है नज़र हटाई जाए। इस वक्त अगर देखा जाए तो ऑन ग्राउंड सबसे बड़ा इशू क्या है? सबसे बड़ा इशू जो है इस वक्त मौजूदा हालात में
वो है महंगाई का, वो है लोड शेडिंग का, वो है मुल्क के अंदर मईशत जिस बुरे अंदाज से चलाई जा रही है उसका। वो हम देख रहे हैं कि हर रोज रुपया पहले गिर रहा था, अभी थोड़ा स्टेबलाइज हुआ है, लेकिन जिस कीमत पे मौजूद है वो इतनी जो है नाकाबिले बर्दाश्त है कि अगर आपने बाहर जाना है या किसी ने कोई कारोबार करना है तो वो डॉलर से उसके लिए बिल्कुल नापैद हुए हुए। बिल्कुल भाई। लिहाजा इन तमाम मसाइल से नजर हटाने के लिए जो एक बड़ा अच्छा शोशा है वो हम देख रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत है ये ऑडियो वीडियो की गेम जो है वो शुरू कर दी गई है। और आपकी बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि हुकूमत वक्त के पास तमाम तर इख्तियारात मौजूद होते हैं, तमाम तर जराए मौजूद होते हैं। उन्होंने करना क्या है? उन्होंने करना यह है कि अगर खैबर गुमन की सत्ती साहब के साथ कोई बात हुई है तो हमने कोई जुर्म किया है, कोई ऐसा काम किया है जो ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जो है काबिल दराजी कोई जुर्म है, तो उसके खिलाफ केस करें, मुकदमा करें, अदालत के सामने पेश करें और जो भी मुलजम है उसको मुजरम बना के उसको सजा दिलवा दें, बात खत्म हो गई। ये जो हम देख रहे हैं कि कल भी हमने देखा वुज़रा लाहौर के अंदर बैठ के कि अगर इमरान खान को अगर हमने कैद करना है तो उनको हम जो मनशियात के केस में उनको कैद कर सकते हैं, बलीगाला से हम मनशियात बरामद कर सकते हैं। तो मैं तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से वो तारड़ साहब को जरूर कहूँगा, वो पंजाब के इस वक्त जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं और पंजाब की पुलिस मेरे ख्याल में 5-6 लाख के करीब है, तो हमला कर दे बनीगाला के ऊपर। फाक के अंदर भी आपकी अपनी हुकूमत है। तो ये जो वीडियो ऑडियो गेम है मेरे ख्याल में वीडियो ऑडियो गेम इट्स सो सैड कि अगर हम एक तरफ बात करें तो दूसरी जाने हम देख रहे हैं कि साथ में जवाब भी आ रहा है। वो कह रहे हैं जी हमारे पास भी ऐसी वीडियोस हैं, अगर आपके पास वीडियोस हैं तो फिर हमारे पास भी ऐसी वीडियोस हैं। तो आपको नहीं लगता ये ऐसी ऑडियो वीडियो लीक से सियासत पर ये जो पूरा का पूरा जो प्रोफेशन है उस पर काफ़ी ज़्यादा सवालात उठते हैं? ये बड़ा बुरा ट्रेंड है जिसको हर सतह पर इसको डिस्करेज करना चाहिए। देखें, पूरी दुनिया के अंदर जो भी सियासतदान पब्लिक ऑफिस होल्डर्स होते हैं, अगर उनके खिलाफ कोई भी काबिल इतराज इस तरह की ऑडियो वीडियो आती है तो उसका प्रॉपर जो है उसका फॉरेंसिक होता है, प्रॉपर उसकी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो है एक कोड ऑफ लॉ के जरिए उस शख्स को सजा दिलवाई जाती है। ये सिर्फ इल्ज़ाम तराशी है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम दर देना कि जी जो है साबिका खातून अव्वल ने ये काम किया, मरियम साहिबा ने ये काम किया, इमरान खान साहब ने ये काम किया, ये एक दूसरे के ऊपर इल्जाम जो लगाए जाते हैं। और खासतौर पर देखें अपोजिशन के अंदर तो हमने हमेशा से देखा कि वो जाहिर अपोजिशन का काम ही शोर मचाना होता है, लेकिन हुकूमत वक्त जो है वो उसका काम होता है एक्ट करना, उसका काम रद्द अमल नहीं देना, उसका काम होता है अमल करना। और अमल करना क्या है? कोई भी शख्स है वो चाहे उसका अपोजिशन से ताल्लुक है, वो आम शहरी है, हुकूमत के अंदर मौजूद है, अगर किसी के खिलाफ कोई तरह का मवाद की शवाहिद मौजूद है तो उसको सामने रखते हुए उस शख्स के खिलाफ मुकदमा बनाए, बजाय इसके कि आप इस तरह का ये बयानबाजी। और बिल्कुल जो है आप सही बात कर रहे हैं कि ये जो रवश चल निकली है, ये जो रवायत जो चल निकली है, लोगों की ज़ाती जिंदगी है, एग्जैक्टली हर शख्स है, कोई भी शख्स हो उसकी अपनी जाती जिंदगी कुछ बल्कि इस वक्त तो बात ये थी ना कि देखें, बात ये है कि इस वक्त तो एक सुनहरी मौका था कि आप खामोश रहें, बजाय इसके कि बयानबाजी के कि जी पिछली हुकूमत ने मुआहदा किया IMF के साथ और हम जो है, अगर आपने मुआहदे की पासदारी करनी थी तो आप फिर तहरीक इंसाफ को ही करने देते। आपने भी आके वही काम अगर करना था जो वो कर रही थी, तो फिर फ़र्क क्या हुआ? फिर वो दावे क्या हुए? फिर हुकूमत आपने हटाई क्यों? फिर ऊपर से अब ये बयानबाजी, तो बेटर ये है गवर्नमेंट के लिए कि वो ये करे, अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दे। एग्जैक्टली जो शुरू से हम बात यही कर रहे थे ना कि देखें इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं पंजाब के अंदर, जो कि बहुत बड़ा मार्का है, और वहाँ और उससे पंजाब हुकूमत का मुस्तकबल का फाइनल होना है कि किस तरफ जाएगी हुकूमत, पंजाब हुकूमत का भी और हमजा शहबाज का भी। एग्जैक्टली। और उसके साथ साथ देखें ये ज़िमनी इंतखाबात अगर PTI जीत जाती है, जो कि काफ़ी अपहिल टास्क होगा, जिस तरह के हालातों वाक़ लग रहे हैं, ज़ाहिर है हुकूमत के खिलाफ इलेक्शन लड़ना कोई आसान नहीं होता, तो फिर आइंदा का जो आम इंतखाबात होंगे इस साल के आखिर में या अगले साल के शुरू में मिड में, तो वो बहुत ही वाज़े हो जाएगी सूरत हाल। एक तरफ KP की हुकूमत PTI के पास, दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत PTI के पास, तो दरमियान में बेचारे जो है शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद के अंदर हुकूमत करके क्या करेंगे। लिहाजा आने वाले दिनों के अंदर भी आप तैयार रहिएगा, आपको इस तरह के जो बयानत इल्ज़ामात खासतौर पर हुकूमत की तरफ से इमरान खान और उनकी ज़ातियात के हवाले से, उनकी जो है इस वक्त बेगम साहिबा हैं, बुशरा बेगम साहिबा के हवाले से, और बाकी जो PTI के सीनियर लीडरान हैं उनके हवाले से, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से इस तरह के ऑडियोज और वीडियो लिंक मिलेंगे। लेकिन जाहिर है कोड ऑफ लॉ के अंदर आप कुछ पेश नहीं कर सकते। आपको एक जो है
आपके साथ एक तारीखी वाकया कोट करता चलूं। जस्टिस रमदे साहब थे, आपको याद होगा, खलीलुर रहमान रमदे, एग्जैक्टली उनके कोर्ट के अंदर उस वक्त के जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ एक केस चल रहा था। जी जी। तो उस वक्त की जो थी एस्टैब्लिशमेंट, वो कोर्ट के अंदर कुछ इस तरह के शवाहिद लेके गए, जी हमारे पास इनकी जाती जिंदगी के बारे में कुछ शवाहिद मौजूद हैं। तो जस्टिस रमदे साहब ने एक बात की थी कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन बेड टाइम स्टोरीज। अगर आपके पास कुछ शवाहिद हैं जो है मुतलका केस के हवाले से, तो वो सामने रखें। अगर इमरान खान ने करप्शन की है किसी भी तरह से, अपने लोगों से, फ्रंटमैन के जरिए, वो एहसन गुज्जर के जरिए, अपनी बेगम साहबा के जरिए, तो शाखाना में अगर कोई आईनी कानूनी खिलाफ वर्जी हुई है, तो खुदारा शहबाज शरीफ साहब से और उनकी तमाम टीम से हमारी तरफ से गुजारिश है, हकाइक सामने रखें। इंडिपेंडेंट अदालतें मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, अदालत आलिया हो, अदालत उज़्मा हो, उनके सामने हकाइक लेके जाएं और जो भी बंदा उसके अंदर जिम्मेदार है उसको सजा दिलवाएं। सबूत ऐसे रखें कि कोई बच ना पाए। ये तो वही बात होगी कि आप भी वही काम कर रहे हैं आके, जिस तरह से आप इल्जाम लगाते रहे शहजाद अकबर साहब पे। एग्जैक्टली, फर्क होना चाहिए ना। हाँ, और दूसरी बात ये, पिछले दिनों भी आपके साथ बात करते हुए मैंने अर्ज किया था कि देखें इस वक्त हम 2022 के अंदर है, हर शख्स के हाथ में मोबाइल फोन है, इंफॉर्मेशन का फ्लो इतना ज्यादा है कि वो आप झूठ को ज्यादा देर तक फैला नहीं सकते, वैसे भी नहीं फैलाया जा सकता, लेकिन उसके ऊपर खड़ा कैसे हो सकते हैं। हाँ। अगर मैंने कोई काम गलत नहीं किया तो मेरे के ऊपर इल्जामात 100 लगा दें, जब मैंने किए ही नहीं तो उससे कैसे साबित करेंगे। लिहाजा इससे कोई फायदा कोई नहीं होगा। मेरे ख्याल में हमारे सियासतदानों को अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज, मैं तो यही गुजारिश करूंगा उनको कि जेन्युइन इश्यूज हैं उनके ऊपर बात करें, सियासत करें, सियासी मैदान के अंदर आप जाएं, लोगों के सामने अपना मंशूर रखें कि हम आपके लिए ये बेहतर कर सकते हैं, साबका हुकूमत ने ये बेहतर नहीं किया, हमें वोट दें, हम आपके लिए। और खबर जैसे हम देखते हैं अमेरिका में जब इलेक्शंस होते हैं तो जैसे प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती है, वैसे डिबेट्स का होना जरूरी है। आप बताएं कि आपने किया क्या, और आप ये भी बताएं कि परफॉर्मेंस बेस्ड बात करें। बिल्कुल ऐसे ही परफॉर्मेंस हमारे यहाँ तो एक दूसरे पे ब्लेम गेम से हम नहीं बाहर निकलते कभी। एग्जैक्टली, जो अभी आपने बात की कि जुमा 8 दिन है, इन तमाम लोगों के जो बयानात हैं, मरियम साहबा के, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, मौलाना फजल रहमान साहब के, शहबाज शरीफ साहब के सामने रख लें। IMF के बारे में क्या कहते थे, लोड शेडिंग के बारे में क्या कहते थे, तेल की कीमतों के बारे में क्या कहते थे। वो अब क्या लोगों की मेमोरी इतनी खराब हो गई है? मेरे ख्याल में कुछ लोगों को तो शॉर्ट टर्म जो मेमोरी सबकी है, शॉर्ट टर्म सबकी शॉर्ट टर्म, पूरे पाकिस्तान को खबर भाई यहाँ पर सरवाइव करने के लिए जरूरी है कि आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी हो। एग्जैक्टली, तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा इनको होश के नाहों लेना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा एक ना खत्म होने वाला सिलसिला चल निकलेगा, ये इल्जाम तराशी, क्योंकि उस पे आप करते रहे जितना मर्जी, किसी को इल्जाम लगा दें। बहुत शुक्रिया आपका। खबर गुम्मत मेरे साथ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, और बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं कि भाई सियासत एक अलग चीज़ है और ये मामलात एक अलग चीज़ हैं, और इसके अंदर भी बगैर तहकीक के ये काम नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता नहीं तो वैसे भी रिवाज है, लोगों आप कभी कभी आपसे ऐसी चीज़ के पर, ऐसे इशू के पर आर्गुमेंट कर रहे थे, जब हमसे पूछते हैं कि अच्छा आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, तो व्हाट्सएप कहीं देखा था, इधर देखा था, वहाँ से आया था, वो स्टोरी आई थी, फलाने ने यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल दी थी, पुरानी वीडियोस को शेयर कर देंगे तो फिर मतलब पता ही नहीं चल, लोगों को पता चल रहा था कि क्या चीज़ सही है। तो ये आजकल मिसइन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन का स्प्रेड बहुत आसान है, बहुत ज्यादा। टीवी चैनल जाहिर है कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, कोई खबर आती है तो उसको 2-3 सोर्सेस से उसको कंफर्म हो सकती है, लेकिन ये जो आए दिन यूट्यूब पे वीडियोस बना के लोग इतना भाग भी जाते हैं, इनकी कहाँ से पकड़ हो सकती है। खैर जी, महंगाई, आपको पता है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, और ऐसे हमने देखा कि हैदराबाद में कुछ ऐसे नौजवान हैं जो कि गरीब आवाम की मदद के लिए आगे आ गए हैं। उन्होंने क्या किया है कि वो सब्जियाँ जो कि इतनी महंगी हो गई में हैं, उन सब्जियों के दाम चाहे वो 100 रुपये की हो, 400 रुपये की हो, उन्होंने क्या किया है कि 1 किलो कोई भी सब्जी वो आपसे सिर्फ और सिर्फ वो 10 रुपए में ही सब्सिडाइज तरीन रेट्स पे। 10 रुपए में आजकल क्या मिलता है, धक्का नहीं मिलता। नासिर हसन खान की रिपोर्ट देखिए। महंगाई ने तो दम ही निकाल कर रख दिया है, पर इस दौर में आवाम को भूखे रहने से कौन बचाए, इसका जवाब हैदराबाद के नौजवानों ने निकालने की छोटी सी कोशिश की और 100 रुपए किलो की सब्जी 10 रुपए में फरोख्त करना शुरू कर दी है। 10 रुपए में हम सब्जी यहाँ दे रहे हैं, क्या गवर्नमेंट को नजर नहीं आ रहा? गवर्नमेंट के हुक्मरानों को नहीं पता? उनकी हर चीज माफ है और हमारे ऊपर हर चीज जो ना मुसल्लत है। हमने यहाँ कैंप लगाया है, हर सब्जी 10 रुपए में दे रहे हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं जा रही है। कैंप पर इस मुल्क की माएं बहनें सस्ती सब्जी के लिए बड़ी तादाद में मौजूद हैं। नेमत है हमारे लिए, भले धक्के खा के मिले, लेकिन मिल तो रही है, हुकूमत से तो बेहतर है ना। महंगाई तो क्या है, बहुत महंगाई है, गरीब आदमी खा ही नहीं सकता। इसमें इतनी महंगाई हो रही है, आवाम कहाँ जाए, और आप जैसी हुकूमत ने तो आवाम को ना डिबो के रख दिया है। यूँ तो हम सियासतदानों की ज़बान से यही सुनते आए हैं
कि जमहूरियत के लिए इस मुल्क की गरीब आवाम हमारे साथ है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में आवाम को हुक्मरानों और सियासतदानों ने तन्हा छोड़ दिया है। लेकिन आज भी मुखय्यर हजरात और नौजवान गरीब के चूल्हे बुझने से बचाने के लिए कोशा हैं। कैमरामैन नईम शाह के साथ नासिर हसन खान, ARY न्यूज़, हैदराबाद। जी, अल्लाह रहम करे उन पे और अल्लाह उनके हाल में मज़ीद बेहतरी करे जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। और ये बड़ी अच्छी मिसाल है और ये दिखाने का मकसद ये है कि दूसरे भी मुखय्यर हजरात आगे बढ़ें और ये बड़ी छोटी सी नेकी है जी, जिससे अगले की इज्जत नफ्स मजरूर ना हो। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, एक बार फिर से आपको खैर मकदम कहते हैं अपने शो में। प्रॉब्लम ये है कि भाई गर्मी का सीज़न है, कोई एक मसला हो जिसकी हम बात करें और ऐसे में सब मुंतज़र होते हैं कि जगह जगह आपको आम नज़र आएँ। और इस बार हम पहले से ये तस्करा कर रहे थे कि शदीद गर्मी की वजह से, और जो गर्मी जून में हुआ करती थी जब वो मार्च में हुई तो उससे आम की पैदावार भी बहुत मुतासिर हुई, यानी कि पहले ही फेज़ में शदीद गर्मी पड़ी तो वो जो फूल बन रहे होते हैं वो भी बड़े डैमेज हुए उससे। फिर पानी की किल्लत के जो इश्यूज़ हैं वो भी अपनी जगह बरकरार हैं। बिल्कुल जी, और इसी हवाले से मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद फरियाद डोगर। चलिए जी, तो आपके सामने सिचुएशन है कि इस पर जो है आम है जो तकरीबन उसकी जो प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई है। और ऐसा क्यों है, हमारे साथ बात होगी ऑल पाकिस्तान फूड एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के पैट्रन इन चीफ वहीद अहमद साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वहीद साहब एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। वहीद साहब, हमें तो सारा साल जो गर्मियों का इंतज़ार होता है, जो गर्मियों की अट्रैक्शन होती है वो ये है कि गर्मियाँ आएंगी और अच्छी गर्मियाँ पड़ेंगी तो ज़बरदस्त आम आएगा। लेकिन इस बार तो वक्त से पहले ऐसी गर्मी पड़ गई कि वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना आम ही नहीं आया। असल में देखें, बात ये कि हम आम के ऊपर तो आज बात कर रहे हैं, मगर बात है कि ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जी। अच्छा, ये आज नहीं हो रहा, ये 2013 से हो रहा है, मगर एक वक्त के साथ इसका इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है जी। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इम्पैक्ट है। अगर मैं रिपोर्ट बताऊं आपको 2015 से लेकर 2050 तक FAO की, वर्ल्ड बैंक की, वो ये कह रहे हैं कुछ मुल्क एग्रीकल्चर में प्लस है, कुछ मुल्क में कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, मगर जहाँ पे पाकिस्तान है वो -50 के ऊपर है। अगर आपका 3 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो 15% जो है आपका एग्रीकल्चर डिक्लाइन होता है। तो ये सब चीज़ें हमें सिर्फ 3% डिग्री, दिस इज अ लॉट। हाँ जी, तो वही है, आपके सामने ही है। तो बात ये कि आम के ऊपर हम आते हैं, आम क्या वजह है। देखें, इस बार बाहर तो आई नहीं, मार्च के बाहर नहीं आती है, मार्च से गर्मी गर्मी आ गई, हीट वेव एकदम से आई, जो आपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि जो फूल के ऊपर एकदम से हीट वेव पड़ी तो उसकी प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आया। अगर हम जब फैप में देख रहे थे हम बड़े खुश थे कि जी प्रोडक्शन बम्पर है, मगर अनफॉर्चुनेटली जो है एकदम से जो 10 दिन के अंदर जो है ना हालात ऐसे आए, हीट वेव का इम्पैक्ट पड़ा, पानी का इम्पैक्ट पड़ा। अगर आप मई में देखें जी वो काफ़ी डीजल की भी शॉर्टेज हो गई थी, तो फिर उसमें भी मसले आए कि लोड शेडिंग बहुत बढ़ गई थी। तो ये सब चीज़ें फैक्टर मिला के देखें, आपके गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी होना चाहिए, वो भी नहीं है। अच्छा, एक कोई और बताने वाला नहीं मुझे है। ये बताइएगा कि आम के बेसिकली गंदम या मकई का हिसाब नहीं होता, थोड़ा दरख्त होते हैं इसके, बड़े तनावल दरख्त होते हैं, तो पानी की सप्लाई उनके लिए भी उतनी ही एडिक्वेट चाहिए होती है या वो थोड़े सेल्फ सफिशिएंट भी होते हैं? देखें जी, बात है कि ज़रा सा मैं पानी के ऊपर मैं बात बड़ा ज़रूर है बात करना, जैसे कि वाटर मैनेजमेंट हमें चाहिए। हमारे पाकिस्तान में सब फ्लड सिस्टम है। जी। वी हैव टू गो टू, आपको ड्रिप इरिगेशन पे जाएं या स्प्रिंकल में जाएं। मैं आपको इस तरह मिसाल दूं, मैं आपको 1 गिलास पानी दूंगा, आप पी लेंगे, दूसरा दूंगा, पी लेंगे, तीसरा बोलेंगे स्टॉप कर देंगे, मैं नहीं पी सकता। तो पानी कम देना और ज़्यादा देना दोनों नुकसानदेह हैं। हमें ये अंडरस्टैंड करें, हम डैम्स तो बना रहे हैं मगर डैमों का पानी भी हम ज़ाया कर रहे हैं कहाँ एग्रीकल्चर पे, मगर अब मतलब अब कहाँ है, मगर जो तरबेला के बाद कुछ उसके बाद जो थे 10 डैम्स का था वो लेट्स सी कि क्या होता है। अभी तक पाइपलाइन वी नीड डैम्स, वी बैडली नीड, इसलिए कि आगे जो मेरा ये कहना है कि आम तो हम हट हुए हैं, मगर मैं कहता हूँ हुकूमत फौरी तौर पे एग्रीकल्चर एमरजेंसी लगाएं। ट्रस्ट मी, फूड सिक्योरिटी की एमरजेंसी लगाएं, फूड सिक्योरिटी रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी। बिल्कुल ऐसे तो आपको इसके ऊपर देखना पड़ेगा। वी ऑलवेज से सर कि व्हाट इज द कमोडिटी दैट यू कैन नॉट प्रोड्यूस, यू कैन ओनली प्रिजर्व इट। मैं आपको बता दूं, आने वाला गन्ना आपका शॉर्ट है, आने वाली वीट आपकी शॉर्ट है, आने वाली ग्रीन वेजिटेबल आपकी शॉर्ट है, कोई भी एग्रीकल्चर ले लें आने वाले इस साल हर चीज़ शॉर्ट है। और मैं आपको, और हमने हुकूमत को कहा है
कि प्रपोज़ल भी दे चुके हैं, लेटर भी लिख चुके हैं, 2 मीटिंगें भी हो चुकी है कि रशिया से वीट मंगाएं और आलू उनको दें, क्योंकि हमारा इस साल बम्पर क्रॉप थी 7.5 मिलियन मेट्रिक टन थी और हमारे मुल्क की खपत है 3.5। हम ऑलरेडी कह रहे हैं कि आप रशिया को दें, किसान भी खुशहाल रहेगा, उसको पैसा मिलेगा। सीधी सिंपल सी बात है, किसान को पैसा मिलेगा तो लगाएगा। तो हमें यही देखना चाहिए कि रशिया में बार्डर ट्रेड करें हम लोग, इसलिए कि आपके बैंक आपको आज हम ट्रेड करने लगे अप्रैल के अंदर, जब हमारे कीनू और आलू का सीज़न था, हमें बैंकों ने ई फॉर्म नहीं दिया, हम ट्रेड नहीं कर सके। तो बात है कि हम किधर खड़े हुए हैं। तो रशियन को आलू दें, जर्मनों को आलू दें। देखें, रशियन इज़ द बिगेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। तो आपके पास एक मार्केट है, हमने उसको 10 साल से डेवलप किए, देनो कि आलू की क्वालिटी क्या है, और उनके पास भी शॉर्टेज है। आज क्या कर रहा है कि रशिया वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर भी है आलू का, मगर वो इंपोर्ट भी करता है। बात है कि जिस तरह हम वीट खाते हैं इस तरह वो आलू खाते हैं, तो उनकी जो है ना हर चीज़। तो अब मैंगो को तो मैं ये कहूँगा कि इस साल टोटल प्रोडक्शन पाकिस्तान की 18 लाख टन है, जिसमें शेयर 70% जो है पंजाब का है, 29% सिंध का है, जो 1% केपी का है। मगर इस साल जो इम्पैक्ट रहा है 9.5 लाख टन पे आ गया है। इस साल ये हुआ है आम के साथ, मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी में मैंने पहली बार ये देखा है, जो आम जुलाई में टूटता है वो जून में टूट गया है, जो अगस्त में टूटता है वो जुलाई में टूट रहा है। मगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि हम देसी आम परचेज़ करते हैं मैंगो पल्प के लिए, जो अब जूस इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं, वो आज सीज़न पंजाब का ख़त्म हो गया है। इस टाइम पे शुरू होता है, इस टाइम पे शुरू होता है और इस टाइम पे खत्म होगा। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो पूरा बड़ा सिस्टम हिल गया है ना, पूरा सिस्टम जी। अब मतलब कि आप देखें ना, पूरा साल जूस इंडस्ट्री भी तो इंतजार करती है कि पल्प प्रोड्यूस होगा तो वो परचेज करेंगे। तो हर एक जो है ना बड़ा पैनिक है इस टाइम पे मैंगो के सीज़न में। लाइक लास्ट ईयर की मैं प्राइस आपको बताऊँ, लाइक 700 से शुरू हुई है तो 940 kg प्राइस थी। इस साल जो है 1200 से शुरू हुई और जाके 1600 to 1700 रुपीज़ पे जाके ख़त्म हुई। तो सिर्फ मैं ये कहना है कि हम जो जून में इस टाइम पे सिंध का आम तोड़ रहे होते हैं, इस टाइम पे हम पंजाब को ख़त्म कर चुके हैं देसी आम को। मैं पूरे मुल्तान तक बात कर रहा हूँ, मुल्तान का आम ही जुलाई के जो है स्टार्टिंग में टूटता था। और ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है आम का। और हमारा हमेशा सीज़न अक्टूबर तक चलता है। मतलब है हमारा सीज़न पहले ख़त्म भी हो जाएगा, मतलब वो आम जो हमारे पास अगस्त तक रहता था वो बस नहीं कह रहे हैं अक्टूबर तक। देखिए ना, जब आपके पास विंडो खाली होगी तो हम लोग तोड़ देंगे। अच्छा, इसमें 2 नुकसान है। एक तो ना हमें अंडरस्टैंड करें, जो वक्त से पहले चीज़ टूटेगी वो चीज़ अच्छी भी नहीं होगी, बिल्कुल तो उसमें भी इम्पैक्ट आता है क्वालिटी का। मगर बात ये कि गर्मी देखें, गर्मी हर साल बढ़ती है, हमें ऐसा लगता है कि नहीं। मगर जो मार्च की जो गर्मी थी वो एक अलग था, मगर गर्मी तो अगर आप देख लें जून जुलाई के अंदर हमेशा ऐसे ही होती है, ऐसे ही होता है, नॉर्मल है। कोई कहता है गर्मी, आप मैंने बोला ये तो ज़िंदगी गुजर गई, हमेशा समर के अंदर गर्मी हिट। अभी मैं इस्लामाबाद था, पेशावर था, हर जगह गर्मी गर्मी। यही देखा कहीं बारिशें भी हुई, फिर गर्मी भी है। मगर बात है कि फिर मैं कहूँगा एग्रीकल्चर में हमको करना है कि हमारी पॉपुलेशन जो है 220 मिलियन है और 2% पॉपुलेशन एवरी ईयर इंक्रीज हो रही है। आप अफगानिस्तान को भी सप्लाई करें, उनको भी प्लस करें, क्योंकि वो ऐसे लीगल या इलीगल जाता ज़रूर है ट्रेड की तरफ। तो बात ये कि आने वाले दिनों के अंदर मैं वीट का बुरहान देख रहा हूँ। और ये मैं ये भी चाहूँगा हुकूमत किसी तरीके से शुगर मिल्स को परमिशन ना दें एक्सपोर्ट की, क्योंकि वो कह रहे जी हमारे पास सरप्लस है, मगर अगले साल आपके पास जब प्रोडक्शन गन्ने की कम होगी तो फिर आपको फिर चीनी की ज़रूरत होगी। और वो बहुत और चीनी और फिर ये इम्पैक्ट आएगा। जो मैं आने वाले जो साल देख रहा हूँ चीनी का, अगर इस साल एग्जाम्पल रिटेल 100 रुपीज़ की हो रही है तो आप 25 to 30 रुपीज़ इंक्रीज लगा लें अगले साल का। अगर ये चीनी एक्सपोर्ट हो गई तो ये 150 से ऊपर जाएगी, मुल्क के साथ जुल्म होगा। और यही फिर ये सब्सिडी मांगेंगे अपना शुगर एक्सपोर्टर कि हमें दिया जाए सब्सिडी, कि हमें लोकल जो ट्रांसपोर्ट पे वो भी ले जाएंगे, एक्सपोर्ट भी कर लेंगे, क्योंकि जो वो डॉलर जो लेके आएंगे उसकी हमें ज़रूरत नहीं, हमें फूड सिक्योरिटी की। फूड सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी कंट्री। बिल्कुल, तो जाहिर है कि इसके लिए एक इमरजेंसी की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए हमारे पास भाई साहब। और वी नीड टू टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद बात करते हैं।
जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लोड शेडिंग का अजाब जो है लगता है हमारी जान छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं, और ऐसा लग रहा है कि मुल्क में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि ईद के दिन भी हम तमाम तो लोगों को लोड शेडिंग फेस करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत तो ज़रूर, क्योंकि खुर्रम दस्तगीर साहब ने किया। बिल्कुल जी, और बड़े मतलब ये बुरी खबर उन्होंने सुना दिया, क्योंकि ईद पे तो हम नॉर्मली ये देखते हैं कि रिलीफ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने साफ कह दिया है कि जी ईद पर लोड शेडिंग ख़त्म नहीं होगी, मगर कमी ज़रूर होगी। हाँ, साथ ही आसरा दे दिया है कि अगले साल गर्मी में बिजली की परेशानी नहीं होगी। पर बिजली मौजूद है, में जो पीक डिमांड जून जुलाई में आती है उतनी बिजली बनाने की सलाहियत मौजूद नहीं है। आपको ईद में हर जगह कम से कम आज के मुकाबले में वाज़े कमी, कहीं भी यहाँ पूरे मुल्क में आपको कमी जरूर महसूस होगी। और दूसरी जानिब लोग क्या कह रहे हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी अजीरन हो गई है इस लोड शेडिंग के हवाले से। बहुत गुस्से में अवाम क्या कह रही है, आपको सुनवाते हैं। क्या बात है जी, क्या कह रहे हैं। चलिए जी, यहाँ पर वक्त हो गया है आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी बादरी अल्लाह हाफ़िज़।